नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं, एक विवाद करने वाले हैं और उस विवाद का संबंध है राजनीतिक सिद्धांतों से। राजनीतिक सिद्धांतों का अर्थ, उनकी उपयोगिता, परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, ये सब तो कोई भी आप एग्जाम दे हर जगह काम आते हैं। और इन्हीं से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है वो है राजनीतिक सिद्धांतों का पतन व उनका उत्थान। कोई भी एग्जाम ले, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, कॉलेज लेक्चर का हो, किसी पीएससी का हो, आरपीएससी का हो, इसके ऊपर एक सवाल जरूर आता है। आजकल तो सेकंड ग्रेड तक में ट्रेंड आ गया है कि राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के ऊपर जरूर पूछा जाता है। आप उत्थान पे भले ही कुछ नहीं पढ़े, लेकिन पतन वाले मुद्दे आपको हर हालात में पढ़ने होते हैं। एक क्वेश्चन हर हालात में आता है यहां से, जो कि धीरे धीरे जो ट्रेंड चेंज हो गया है, तो आजकल इसमें से डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको उतना ही डीप करेंगे जितना इसके पूछे जाने की संभावना है। हल्का फुल्का भी करेंगे, मैं आपको बड़ी बड़ी चीजें बताऊंगा, अभी क्या याद रख लो, और आगे बढ़ बढ़ के आपको याद और क्या करना है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है राजनीतिक सिद्धांतों का पतन व उत्थान। पहले पतन होगा, फिर उत्थान होगा। डीके एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। डीके होता है पतन और रिवाइवल होता है वापस उनका रिवाइव होना, वापस आना, उनका उत्थान होना। ये आज अपने चर्चा का विषय है। आपको पहला जो समझ आधारित संकट आएगा वो इस शब्द को लेके आएगा, राजनीतिक सिद्धांतों का तात्पर्य क्या है। जब हम राजनीतिक सिद्धांत को समझने और उसकी व्याख्या करने की कोशिश कर रहे थे तो हमने देखा कि राजनीतिक सिद्धांतों में तथ्य भी आते हैं और मूल्य भी आते हैं। इसमें राजनीति विज्ञान भी आता है और इसमें राजनीति दर्शन भी आता है। लेकिन हमने ये लिखते लिखते एक मुद्दे पे मैंने आपसे एक कहा था कि आमतौर पे राजनीतिक सिद्धांत का झुकाव किसकी ओर माना जाता है? राजनीति दर्शन की ओर माना जाता है, मूल्यों की ओर ज्यादा माना जाता है। तो ये जो सारा विवाद है, आप इसको राजनीति सिद्धांत का विवाद तो कहना पड़ेगा, लेकिन यहां इसका तात्पर्य क्या है? यहां इसका तात्पर्य है राजनीति दर्शन का अवसान। टॉपिक तो ये है, लेकिन ये वास्तव में चर्चा किस चीज की कर रहा है? राजनीति दर्शन की चर्चा कर रहा है। ये चर्चा कर रहा है कि वास्तव में पतन किसका हुआ है? मूल्यात्मकता का हुआ है। वास्तव में पतन किसका हुआ है? मूल्यांकनात्मकता का हुआ है। वास्तव में पतन किसका हुआ है? मानकीयता का हुआ है। वास्तव में पतन किसका हुआ है? आलोचनात्मकता का हुआ है। वास्तव में पतन किसका हुआ है? पुनर्निर्माण का हुआ है। वास्तव में जो पतन है वो किसका हुआ है? आदर्शात्मकता का हुआ है। इन चीजों का पतन हुआ है। अब ये तो हमने बहुत अच्छी तरह पढ़े थे, ये चीजें काहे में आती है? अब आप समझ गए। दरअसल हम जो पूरी चर्चा कर रहे हैं वो कौन सी सिद्धांतों में कर रहे हैं? परंपरागत राजनीति सिद्धांतों के पतन की चर्चा कर रहे हैं। एक क्वेश्चन तो यहीं से तैयार हो गया हमारा। इसका मतलब हम कर रहे हैं राजनीति दर्शन का पतन, क्योंकि हम लिख क्या रहे हैं? राजनीति सिद्धांत। लेकिन हमें यहां पढ़ना होगा ये पतन है आदर्श मूलक परंपरागत राजनीति सिद्धांतों के पतन की चर्चा कर रहे हैं, न कि आधुनिक राजनीति सिद्धांतों के। अब आपसे कोई सीधा क्वेश्चन पूछे कि बताओ इनका पतन क्यों हुआ, तो राजनीति सिद्धांतों का पतन होते ही आपको इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? परंपरागत राजनीति सिद्धांतों का पतन। क्योंकि परंपरागत कहते हैं, फिर इसमें क्या घुसेगा? दर्शन, मूल्यात्मकता, मूल्यांकनात्मकता, क्या अच्छा है और क्या
बुरा है। ये तो आधुनिक वाले तो बताते नहीं, उनको अच्छे बुरे से क्या मतलब है, क्या मानकीयता, नॉर्म्स क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, समाज में बदलाव कैसे होगा, बदलाव किस रूप में होगा, उसके नॉर्म्स क्या होंगे, एक अच्छे समाज के नॉर्म्स क्या होते हैं। आलोचनात्मकता, आलोचना तो करते ही नहीं है आधुनिक वाले, इनको क्या, हम तो आलोचनाओं के प्रति तटस्थ है, हम न किसी की प्रशंसा करेंगे न किसी की आलोचना। तो पुराने वाले करते हैं परंपरागत। पुनर्निर्माण का तात्पर्य होता है कि एक समाज अगर उसमें कुछ कमी आ गई, एक राजनीतिक व्यवस्था अगर उसमें कुछ कमी आ गई तो उसमें सुधार है कैसे किया जाए। जैसे कि हमें कौन बता के गया था, प्लेटो ने सबसे पहले बताया था कि अगर ये समाज व्यवस्था लोकतांत्रिक होकर बिगड़ गई है, अगर हमारी एथेंस की सरकार बिगड़ गई है तो क्या बनाए, दार्शनिक राजा बनाए आप, तो क्या करें सरकार का। गांधी जी कहते हैं कि अव्यवस्थाएं फैल गई है, लूटपाट ज्यादा हो गई है, तो सत्य और किसको लेके आए, अहिंसा। उस हिसाब से सरकार और समाज का पुनर्निर्माण करें। और आपके सामने क्या रखते हैं, ये आदर्श रखते हैं कि एक आदर्श सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है। तो अब राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का तात्पर्य किन चीजों का पतन है, इन चीजों का पतन है। राजनीतिक सिद्धांत इन चीजों से दूर हो गए तो इसका मतलब उनका क्या हो गया है, पतन हो गया। इन चीजों से दूर हो गया राजनीतिक सिद्धांत। तो बताओ फिर कहां चला गया, मैं तो नहीं बताऊंगा, आप बताओ कहां चला गया फिर। इसका झुकाव किस साइड हो गया, आधुनिक राजनीति सिद्धांतों की ओर हो गया। उसका झुकाव हो गया राजनीति दर्शन की बजाय राजनीति विज्ञान की ओर। उसका झुकाव हो गया मूल्यात्मकता की बजाय तथ्यात्मकता की ओर, गुणात्मकता की बजाय मात्रात्मकता की ओर। इसका झुकाव हो गया व्यक्तिनिष्ठता की बजाय वस्तुनिष्ठता की ओर। तब सिद्धांतों का क्या हो गया, पतन। हम यहाँ मूल चर्चा कर रहे हैं परंपरागत राजनीति सिद्धांतों का पतन। और पतन किया किसने, आधुनिक राजनीति सिद्धांतों ने। वो आए तो पुराने वालों का क्या कर दिया, उन्होंने पतन कर दिया। तो हम ये चर्चा करेंगे। अब आप बिल्कुल सिंपल रूप में बता सकते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसे अवधारणाएं आई, कुछ ऐसी बौद्धिक प्रवृत्तियां आई जिन्होंने तथ्यों के ऊपर बल दिया, जिन्होंने अनुभव मूलकता के ऊपर बल दिया, अनुभववाद के ऊपर, जिन्होंने वस्तुनिष्ठता पे बल दिया, जिन्होंने विज्ञान के ऊपर बल दिया। तो जो तथ्यात्मकता पे बल देंगे, विज्ञान पे बल देंगे, अनुभववाद के ऊपर बल देंगे, और वो सारे फिर इनकी क्या करेंगे, खिलाफत करेंगे। खिलाफत करेंगे तो सिद्धांतों का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। यहां फिर मैं बता दूं पतन का तात्पर्य किसका पतन। भले ही हम राजनीति सिद्धांत पढ़ रहे हैं, नाम हमने राजनीति सिद्धांत रखा है इसका, राजनीति सिद्धांतों का पतन आपके पतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि राजनीति सिद्धांत में मूल्य और तथ्य है। तो यहां पतन कहती है, आप इसका संदर्भ क्या लगाएंगे, आप बताओ। परंपरागत राजनीति सिद्धांत, अब कतई दिक्कत नहीं है। तो अब अपन वापस आ जाते हैं। ऐसी प्रवृत्तियां अब आप पहचानने लग गए हैं जिन्होंने तथ्यों को बढ़ावा दिया, जिन्होंने वैज्ञानिकता को बढ़ावा दिया, जिन्होंने अनुभववाद को बढ़ावा दिया, जिन्होंने भविष्यवाणी करने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, जिन्होंने अंत अनुशासनात्मकता को बढ़ावा दिया। ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां बताओ। 4 प्रवृत्तियां हैं जो एक के बाद एक आई है, जिन्होंने अनुभव मूलक ज्ञान को ही वास्तविक माना है। तो जो सिद्धांतों का पतन है, चार अवधारणाओं ने, या इनको आप 4 क्या कह देंगे, बौद्धिक प्रवृत्तियां कह दें, आप इनको पद्धतियां कह दें, आप इनको अवधारणाएं कह दें, आप इनको उपागम कह दें, यहां तक कि हम थोड़ी देर बाद इनको विचारधाराएं भी बोल देंगे। उनकी शुरुआत करता है अगस्ट कोम्टे का इसे प्रत्यक्षवाद। ये तो इतनी बार कर चुके हैं कि इस पे अपन बहस नहीं करेंगे। प्रत्यक्षवाद को क्या बोलते हैं बताओ, इंग्लिश में पॉजिटिविज्म बोलते हैं। अगस्ट कोम्टे कहता है कि हमें समाज विज्ञानों को किसकी तरह बनाना है, प्राकृतिक विज्ञानों की तरह बनाना है। हमें इसे खगोल शास्त्र की तरह बनाना है, हमें इसे केमिस्ट्री की तरह बनाना है, हमें इसे फिजिक्स की तरह बनाना है। चूंकि हमें समाज विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञान बनाना है तो हमें किस पे बल देना होगा, तथ्यात्मकता पे। कौन सी पद्धति पे बल देना होगा, वैज्ञानिक पद्धति पे। तब हमें 2 प्रकार का ज्ञान है उसकी अवहेलना करनी होगी। एक तो है थियोलॉजी, कौन सा ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, और एक है मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा।
ये दोनों ज्ञान ज्ञान नहीं है, न तो तत्व मीमांसा ज्ञान है, न ही थियोलॉजी धर्म मीमांसा कोई ज्ञान है। ईश्वर का ज्ञान ज्ञान नहीं है और आत्मा का ज्ञान भी ज्ञान है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इनका अनुभव नहीं कर सकते। ज्ञान वो ही सत्य होता है जो हमारी इंद्रियों के द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं। तो न तो आपको ईश्वर दिखाई देता है, न आपको आत्मा और विचार दिखाई देते हैं, तो ये कैसे किसी इस पूरे प्रकृति का संचालन कर सकते हैं? तो इस प्रकृति का संचालन वही तत्व करते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। तो इनकी बजाय फिर क्या जरूरी है? अनुभवात्मक ज्ञान जरूरी है। और अनुभवात्मक ज्ञान तो काय में पाया जाता है? हमें पता है, विज्ञान। विज्ञान उन्हीं चीजों का अध्ययन करता है जो उसको दिखाई देती है। तो फिर इसने अनुभवात्मक ज्ञान को ही बढ़ावा दिया जो इंद्रियों के द्वारा दर्शित होता है। तो वो था अगस्ट कोम्टे। फिर इसी प्रत्यक्षवाद से प्रभावित होकर हमने देखा एक और नवीन प्रवृत्ति का विकास हुआ। बताओ इससे क्या पनपा? हाँ, वेरी गुड। अब आपके कुछ चीजें याद हो गई है। इससे पनपा तार्किक प्रत्यक्षवाद। ये बात है 1800 और कोई 60-70 के आसपास की। उसके 50 साल बाद 1920 के दशक में वियना सर्किल और मैक्स वेबर तो जर्मनी का था, वियना सर्किल ऑस्ट्रिया का, यहां के कुछ विद्वानों ने तार्किक प्रत्यक्षवाद को बढ़ावा दिया। मैक्स वेबर और कौन से सर्किल के विद्वान? वियना सर्किल के विद्वान। अब आप इसे 4-5 विद्वानों का नाम आराम से बता देंगे। बताओ। मोर्टिस लिक इसका मुखिया है, रुडोल्फ कार्नाप है, विक्टर फ्रोम है, एक वो है ऑटो न्यूरथ है, और कार्ल पॉपर और विटजेस्टाइन एजेर, ये सहायक है उनके। तो इन 5-7 नाम याद रखना आप। कौन से सर्किल के? वियना सर्किल के। तार्किक प्रत्यक्षवाद, मैक्स वेबर और वियना सर्किल। तो हमने वियना सर्किल में शामिल किया। ऐसे एक बार नाम लिख लेते हैं, फिर याद हो जाएंगे, ताकि बार बार आगे आएंगे। अंतिम बहस इन मुद्दों के ऊपर। वियना सर्किल, मोर्टिस लिक, रुडोल्फ कार्नाप, विक्टर क्राफ्ट, एक और ऑटो वॉन न्यूरथ। इसके बाद ये सहायक किए थे हमने, लुडविग विटजेस्टाइन, कार्ल पॉपर, और इनको ये सारे लिखे हुए, शुरुआत में लिखे हुए सारे। ये सारे के सारे इन लोगों ने मिलकर बढ़ावा दिया तार्किक प्रत्यक्षवाद। इन्होंने एक मुख्य मुद्दे पे बल दिया, वो दिया सत्यापन के ऊपर, कि ज्ञान वही जो, जिसे हम वाकई वही बातें हैं प्रत्यक्षवाद वाली, वही विज्ञानवाद, तथ्यवाद, वो सारी चीजें हैं। बार बार क्या करना है चीजों का, जो ज्ञान सत्यापित नहीं हो सकता वो ज्ञान ज्ञान भी नहीं। तो ज्ञान वही है जो इंद्रियों से दिखता हो, ज्ञान वही है जिसका हम वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन कर सकें, ज्ञान वही है जिसको चीजों को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो हमारे इंद्रियों की और गोचर सीमा के अंदर होती है, वही उनका ही हम क्या कर सकते हैं, बार बार सत्यापन कर सकते हैं। उन्होंने वेरिफिकेशन के ऊपर बहुत बल दिया। तो ये कहते हैं फिर वही बातें कि मेटाफिजिक्स और थियोलॉजी भी ज्ञान नहीं है। वही मुद्दे इनके हैं तार्किक प्रत्यक्षवादियों के। फिर ज्यादा बल किसके ऊपर देते हैं? सत्यापन पे बल देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा सुधार कर दिया इन्होंने, तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने। फिर इन्हीं से प्रभावित एक और कंसेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं भाषा शास्त्र बोलते हैं। इस भाषा शास्त्र का जो विद्वान है लुडविग विटजेस्टाइन, ये खुद किससे प्रभावित रहा है? तार्किक प्रत्यक्ष। और ये जुड़ा हुआ मूलतः इसने भाषा के क्षेत्र में काम किया। इन्होंने मूलतः फिलोसॉफी और अन्य क्षेत्रों में काम किया, लेकिन विटजेस्टाइन ने विज्ञान को किस क्षेत्र में घुसाया? भाषा के क्षेत्र में, कि भाषा ही ऐसी हो जो मूल्यों की बजाय तथ्यों को महत्व देती हो, अनुभवों को महत्व देती हो। और इन्हीं से प्रभावित होके और जब तार्किक प्रत्यक्षवाद पूरी
उफान पे था। तो हमने देखा कि 1920 के दशक में राजनीति विज्ञान में भी एक नई प्रवृत्ति आई, और कौन लेके आया? चार्ल्स मैरियम लेके आया। और उसने पुस्तक लिखी 1925 में, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। जैसे इसने न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स लिखी, हमने देखा एक आधुनिक राजनीति विज्ञान आ रहा है, और वो उन्हीं चीजों के ऊपर बल दे रहा है जिसपे बल कौन दे रहा था? प्रत्यक्षवाद। अब वो चीजें जानने की आवश्यकता नहीं है, विज्ञानवाद, अनुभववाद, तथ्यवाद, ठीक है, वस्तुनिष्ठता, इनके ऊपर बल दे रहा था, सत्यापन के ऊपर बल दे रहा था। और जैसे ही फिर व्यवहारवाद विकसित हुआ, तो फिर एक दिन इसी का जो प्रेरक है, इसका जो पिता है डेविड ह्यूस्टन, उसने एक विवाद खड़ा कर दिया, सिद्धांतों का पतन। तो ये सारी वो बौद्धिक प्रवृत्तियां हैं जो जिम्मेवार है काय के लिए? राजनीति सिद्धांतों के पतन के लिए। चार ही हैं। अब क्वेश्चन क्या पैदा होता है? निम्नलिखित में से कौन सी बौद्धिक प्रवृत्ति, अवधारणा या विचारधारा जिम्मेवार है? नहीं है। तो यहां लिखा आ जाएगा नव उदारवाद। या नाम है क्या कहीं नव उदारवाद का? नहीं। यहां लिखा आ जाएगा नव रूढ़िवाद। कहीं नाम है क्या? नहीं है। यहां लिखा आ जाएगा नव मार्क्सवाद। तो ऐसा यहां लिखा आ जाएगा उत्तर आधुनिकतावाद। तो ये तो चार ही हैं जो किसको बढ़ावा दे रही है? विज्ञान, तथ्य और मूल्य को। एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है। एक के बाद आइए थोड़ा थोड़ा सुधार करते हुए आगे बढ़िए। ये मूलतः सोशियोलॉजी के क्षेत्र में है, ये फिलोसॉफी के, दर्शन के क्षेत्र में है, ये भाषा साहित्य के क्षेत्र में है, और ये राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। इनके क्षेत्र अलग अलग है, बड़ा फर्क तो यही है इनका, व्यवहारवाद के क्षेत्र में। तो इनका कोई संबंध नहीं है राजनीति सिद्धांतों के पतन से, जो भी मैंने लिखे। ये तो चार ही हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई। अब हमने देखा कि विवाद की शुरुआत की डेविड ह्यूस्टन। उसने तो आग जला के छोड़ी, उसके अंदर घी किसने डाला थोड़ा सा? और अल्फ्रेड होबान ने। फिर थोड़ी थोड़ी आहुतियां कईयों ने दी, और एक अंतिम आहुति किसने दी? दांते जर्मिनो में दी। तो तीन आदमी तो आपको याद हो गए कि यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित कौन कर रहा है? डेविड ह्यूस्टन। उसके ऊपर बहुत बड़ा जो डाल रहा है, एक साथ ही दोबा गिर है हवन सामग्री, वो कौन है? अल्फ्रेड होबान। और फिर अंतिम आहुति दांते जर्मिनो दे रहा है। तो तीन नाम तो याद है। तीनों के तीनों समर्थक करते हैं कि राजनीति सिद्धांतों का पतन हो चुका है। तीनों समर्थन करते हैं इसका। एक क्वेश्चन यहां से आता है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा विद्वान है जो राजनीति सिद्धांतों के पतन का समर्थक है या समर्थक है? नहीं है। तो है याद कर लेंगे ना, वो 5 साथी है, नहीं वाले हजारों हैं, तो उनको ध्यान नहीं करेंगे। जो है के बाद जितने सारे बच जाएंगे वो नहीं है। प्लेटो है क्या? ये तो विवाद कब शुरू हुआ? 1951 से शुरू हुआ। और ये विवाद ज्यादा नहीं चला, राजनीति सिद्धांतों के पतन का विवाद। मैंने कहा व्यवहारवाद आया, ये बात आरंभ हुई। व्यवहारवाद ने तो किया परंपरागत राजनीति सिद्धांतों का पतन। और व्यवहारवाद ज्यादा कितना चला? 45 से मान लो। कहां तक चला? 1969 तक ही चला। 70 मान लो। 70 तक आते आते तो क्या आ गया था? उत्तर व्यवहारवाद आ गया। उत्तर व्यवहारवाद आते ही दरअसल सिद्धांतों के पतन का तात्पर्य था मूल्यों का पतन। यही तो था, हमने यही किया, मूल्यों का पतन। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने आते ही तथ्यों के साथ किसको स्वीकार कर लिया? तो ये सारा झगड़ा ही क्या हो गया? समाप्त हो गया। जो तथ्य और मूल्यों का जो झगड़ा था, तथ्य हावी हो गए थे, इसलिए मूल्यों का क्या हो गया था? पतन। अब मूल्य भी स्वीकार कर लिए गए जब उत्तर व्यवहारवाद आया, तो ये पूरा झगड़ा ही खत्म हो गया, उत्थान और पतन वाला। तो ये ज्यादा लंबा नहीं चला पतन का जो झगड़ा था, ये 1970 तक आते आते 25-30 एक साल चला, ठंडा हो गया। अब ये तो थी बौद्धिक प्रवृत्तियां। अब कौन से ऐसे विचारक हैं जो कहते हैं कि राजनीति सिद्धांतों का पतन हो गया? पहले ये याद करने पड़ेंगे। पहले ये याद करते हैं, पतन के समर्थक विद्वान। शुरुआत करता है डेविड ह्यूस्टन, और इसने शुरुआत की 1921
51। तो प्रतिपादक यही है, इस विवाद का जन्मदाता यही है। न बांस होता तो बांसुरी बजती। तो इसमें पूरा बांस कौन है? ये है, इसी ने बांसुरी बजाई है सारी। इसने एक लेख लिखा, डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। डिक्लाइन क्या होता है? पतन। डीके डिक्लाइन पतन होता है। द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। फिर अल्फ्रेड कोबा। देखिए इसको आप कम जानते हैं, इस बंदे को, ये बहुत ही कम आता है चर्चा में। दरअसल इतिहास का है ये, राजनीति इतिहास का, अल्फ्रेड कोबा। और अल्फ्रेड कोबा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर रहा हुआ है। ये अमेरिका का है ही नहीं, है कहां का? ब्रिटेन का। अल्फ्रेड कोबा तो यूके का है। अल्फ्रेड कोबा ने फिर एक लेख लिखा, उसने बस मॉडर्न हटा दिया। द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की बजाय लेख है ये सारे, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी लिखा, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। और ये बात है 1953 की। तो ये दो लेख लिखे गए, उनसे ये विवाद पैदा हुआ। अब कौन कौन है जो ऐसी चर्चाएं करते हैं? तो दो व्यक्ति और लिख लेते हैं। एक है रॉबर्ट डेहल और एक है उसके साथ लिपसेट। रॉबर्ट डेल और लिपसेट ये लिखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों की मृत्यु हो चुकी है। डेथ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांतों की मृत्यु हो चुकी है। सीधा ही आता है और दो दो जोड़े में पूछे जाते हैं। ये आता है सीधा ही, रॉबर्ट डेल और लिपसेट। अब एक व्यक्ति और है रीमर। वो कहता है राजनीति सिद्धांत कहां चले गए हैं? डॉग हाउस में, कुत्तों के बाड़े में चले गए। और कोई चीज कुत्तों में बाड़े में पहुंच जाती है तो वापिस से उसकी चीर फाड़ हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। रीमर कहता है कि कहां चले गए राजनीतिक सिद्धांत? डॉग हाउस में चले गए। इसीलिए पूछा जाता है किसने कहा, मिलान करो आप। एक व्यक्ति और है, रॉबर्ट डेल है, लिपसेट है, पीटर लॉसलेट। पीटर लॉसलेट भी राजनीतिक सिद्धांतों के अवसान की बात करता है कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो चुका है। इनमें से आपने जो नया नाम पढ़ा है वो किसका पढ़ा है? अल्फ्रेड कोबान का। किसका पढ़ा है? लिपसेट का। या पढ़ा है पीटर लॉसलेट का। रीमर कह रहा है कहां चले गए हैं ये? डॉग हाउस में चले गए। अब ये हैं जो कहते हैं राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो चुका है। कौन कौन कह रहे हैं? डेविड ईस्टन कह रहा है, अल्फ्रेड कोबान कह रहा है, रॉबर्ट डेल कह रहा है, सिमोर लिपसेट कह रहा है, रीमर कह रहा है और पीटर लॉसलेट कह रहा है। एक व्यक्ति और करेंगे, दांते जर्मिनो कह रहा है। एक क्वेश्चन यहां ये तथ्यात्मक तैयार हो गया, दांते जर्मिनो भी कह रहा है। और दांते जर्मिनो ने पुस्तक लिखी बियॉन्ड, बहुत ज्यादा पूछते हैं इसकी पुस्तक, अभी लिख लेंगे जब दांते जर्मिनो की बात आएगी। बियॉन्ड आइडियोलॉजी, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आइडियोलॉजी से बाहर पॉलिटिकल थ्योरी का वापस पुनर्जीवन होना, लेकिन उससे पहले मौत होगी, फिर क्या होगा? पुनर्जीवन होगा। ये जब हम दोनों का बीच का करेंगे कि पतन भी हो रहा है और उत्थान भी हो रहा है, तब हमें किसको करना पड़ेगा? दांते जर्मिनो को। देखिए इसकी पुस्तक का नाम बड़ा मजेदार है, इसका नाम लिखते हैं फिर आपको पता चलेगा दरअसल ये कहना क्या चाह रहा है। दांते जर्मिनो की जो पुस्तक है वो है बियॉन्ड आइडियोलॉजी।
और विचारधारा से परे, बियॉन्ड होता है दूर या बाहर। अगर हम विचारधाराओं से बाहर आ जाते हैं तो फिर आगे ये पुस्तक का पूरा नाम लिखता है रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। बहुत ही या तो इतना याद रखो इसको, पुस्तक को बियॉन्ड है, या इसको पूरा नाम याद रखो, तभी ना दोनों को कर देगा कि विचारधाराओं ने राजनीतिक सिद्धांतों का क्या कर दिया है, पतन कर दिया है। लेकिन हम अगर विचारधाराओं से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, विचारधाराओं को छोड़ देते हैं, तो राजनीतिक सिद्धांत क्या हो जाते हैं, रिवाइवल हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं, उनका उत्थान हो जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का मूल कारण कौन है, विचारधाराएं हैं। आप विचारधाराओं से बाहर आ जाओगे तो उनका उत्थान हो जाएगा। ये कौन कह रहा है, दांते जर्मिनो। तो ये पतन का कारण बता रहा है, उसके बाद रिवाइवल भी बता रहा है, दोनों चीजें बता रहा है। तो इसको तो अंत में करेंगे अपन जब उत्थान करने लगेंगे। ये तो दोनों तरफ चलता है, बाकी ये पतन के समर्थक विचारक है। अब इनको हटाते ही आपको 4-5 नाम तो पक्के ही याद है। रॉबर्ट डेल याद है, अल्फ्रेड कोबान याद है, रॉबर्ट डेल याद है, और आपको याद है दांते जर्मिनो। कौन कहता है कि कुत्तों के घर में चला गया, रीमर। कौन कहता है कि राजनीतिक सिद्धांतों की मृत्यु हो चुकी है, रॉबर्ट डेल और पीटर लॉसलेट कहते हैं। क्यों, अच्छा सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, ये पीटर लॉसलेट और ये था सिमोर लिपसेट। मृत्यु की बात नहीं करता, एक अवसान हो गया है। चलिए, ये इतने नाम तो अपने को याद करने पड़ेंगे, दो ये लेख याद करने पड़ेंगे, द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी और द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब देखिए संकट क्या आया है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी करते हैं, अब इसकी हिंदी करना आधुनिक। अब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों को हम आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने किसका पतन कर दिया था, परंपरागत का पतन कर दिया था। ये खुद किसकी सराह कर रहा है, ये कह रहा है कि कुल मिला के यहां जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का तात्पर्य ये है कि वर्तमान समय में जो आधुनिक सिद्धांत हैं वो क्या हो गए हैं, उनका डिक्लाइन हो गया है। ये आधुनिक सिद्धांत का तात्पर्य वो नहीं है, व्यवहारवाद और उसकी चर्चा नहीं कराई कि वर्तमान समय में या आधुनिक समय में जो कुछ राजनीतिक सिद्धांत उनका क्या हो चुका है, पतन हो चुका है। तो एक तो लेख में छोटा छोटा ही अंतर है, ये ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन आता है प्रतिपादक कौन है, डेविड स्टर्न है, फिर ये बाकी हमने किए। अब एक बार मैं दोहरा के और आगे बढ़ता हूं क्योंकि इसमें ये फैक्चुअल बहुत ज्यादा है। पतन के समर्थक कौन कौन कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो चुका है, डेविड स्टर्न है, अल्फ्रेड कोबान, रॉबर्ट डेल है और दांते जर्मिनो। दो और याद करने पड़े, 2-3, सिमोर लिपसेट है और लॉसलेट है। और कौन कहते हैं डॉग हाउस में चला गया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कौन कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों की मृत्यु हो चुकी है, तो ये जोड़े में नाम पूछते हैं, रॉबर्ट डेल और पीटर लॉसलेट। ये तो जोड़े में पूछते हैं ये सवाल, नेट में कई बार आया हुआ है। कौन कहता है कि ये डॉग हाउस में चले गए, वो रीमर है। बाकी में समर्थक पूछेंगे तब नाम आता है, वरना आगे डिटेल पूछते हैं। आजकल जो डिटेल आ रही है वो डेविड स्टर्न के ऊपर ज्यादा आ रही है। इस बार हम डेविड स्टर्न के साथ अल्फ्रेड कोबान की चर्चा भी करेंगे और बहुत अच्छी तरह से चर्चा, ताकि ये चीजें में रटनी नहीं पड़े। तो मैं पतन के समर्थकों की जो शुरुआत करूंगा, मैं शुरुआत करूंगा डेविड स्टर्न से। डेविड स्टर्न लेख आपको याद है, बताओ कौन सा है। हाँ, द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी कब लिखा गया, 1951 में लिखा गया, 1951 में। लो, अब इसने पतन के कारकों की पहचान की है।
पहले ये सवाल पूछते थे, या तो कौन समर्थक है, पहले बड़ा सवाल ये पूछते थे कि कौन पतन के कहते हैं पतन हो चुका है। फिर उन्होंने अगले धीरे धीरे जब टफ किया ना, इसको पूछना शुरू किया कि इन्होंने कारण क्या बताए या कौन सा कारण पतन का नहीं बताया है, ये क्वेश्चन पूछना शुरू किया इन्होंने। तो पहले फिर वो कर लेते हैं, जो फिर बाद में पेपर धीरे धीरे टफ हुए ना, तब क्या पूछा जाने लगा, डेविड ईस्टन ने क्या क्या कारण बताए हैं जिनकी वजह से राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हुआ है। आप कह रहे थे तो 4 ही कारण किए हमने, प्रत्यक्षवाद, तार्किक प्रत्यक्षवाद, भाषा शास्त्र और नहीं, डेविड ईस्टन कुछ और भी कारण बताएंगे। ये तो हमने कारण किए, ये तो तथ्यों को बढ़ावा देंगे, तो स्वाभाविक है कि मूल्यों को ये क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो स्वाभाविक है कि अगर मूल्य निकल गए राजनीतिक सिद्धांतों में कुछ बचा भी नहीं। तो हम तो उनकी बड़ी चर्चा कर रहे थे। डेविड ईस्टन कुछ और बता रहा है, ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो गड़बड़ की है वो किसने की है, इतिहासवाद ने की है। इसकी आज अपन डिटेल चर्चा करेंगे, इतिहासवाद क्या है इसके ऊपर भी। ये तो है मूल कारण, तो ये तो बेसिक कोज है, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। इतिहासवाद मूल कारण है इसका, हिस्टोरिसिज्म। फिर ये कहता है एक कारण और है, वो है नैतिक सापेक्षता, वो है मूल्यात्मकता, वो है अति तथ्यात्मकता। तथ्यात्मकता नहीं बल्कि अति तथ्यात्मकता। फिर एक गड़बड़ और होती है कि सिद्धांतों का पतन इसलिए भी हो गया क्योंकि नवीन राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण नहीं हुआ। नवीन सिद्धांत निर्माण नहीं, और अंत में कहते हैं एक और दिक्कत चलती है, जो गलत किस वजह से है, शोध है, सिद्धांत की गलत समझ है, ये भी एक कारण है। अब ये ना एकदम से याद नहीं होंगे आपको इतने कारण, धीरे धीरे हम इनकी व्याख्या करेंगे ना, तब ये सारे याद हो जाएंगे। तो आप इनको बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो कई बार पढ़े, तो ये तो टिप्स के ऊपर, आप थोड़ी देर में टिप्स हो जाए, अभी नहीं होंगे। एक बार मैं इनकी डिटेल समझाऊंगा, फिर याद करवाऊंगा। मूल कारण आपको पता है क्या है, इतिहासवाद है। एक इतिहासवाद तो याद हो गया आपको, ये अब समझेंगे ना तो इतिहासवाद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दो देखो संबंधित है, मूल्यात्मकता और अति तथ्यात्मकता हो गया। फिर आ गया नैतिक सापेक्षता। अब इसकी भी चर्चा, आजकल ऐसे क्वेश्चन तो नहीं, तो छोटे क्वेश्चन है तो कुछ भी नहीं है। फिर आ गया नवीन सिद्धांतों का क्या नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि गड़बड़ कौन सी चल रही है, इतिहास वाली गड़बड़ चल रही, इसको समझ लेंगे क्या हो क्या रहा है। और शोध और सिद्धांत के संबंध क्या बना दिए गए हैं, थोड़ी सही समझ नहीं है लोग विद्वानों में, इसलिए गड़बड़ आ रही है। तो ये हम इन कारणों की डिटेल में चर्चा करते हैं, इनको मैं हटा देता हूं। डेविड ईस्टन ने ये कारण बताए, इनमें से कुछ कारण वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। डेविड ईस्टन, ये पतन के अपन क्या कर रहे हैं, पतन के कारण कर रहे हैं। और पतन के कारणों में मूल कारण इसने किसको बताया है, इतिहासवाद को बताया है। कि जब संकट को समाधान के लिए नए सिद्धांतों की आवश्यकता थी, उस टाइम राजनीति सिद्धांत पढ़ने और पढ़ाने वाले कहां उलझे हुए थे, इतिहास में उलझे हुए थे। वो नई चीजों का निर्माण नहीं कर रहे थे। संकट तो जरूर आए थे, लेकिन सिद्धांत निर्माण नहीं हो रहा था उनके समाधान के लिए, इतिहासवाद। फिर इन्होंने ना उन विचारकों की पहचान की जिन्होंने गड़बड़ की है। इन्होंने कहा ये लोस्की है, ये क्रोचे है, ये तो जिम्मेवार नहीं है, जॉन डीवी है। फिर जिम्मेवार कौन है, तो आप इसका नाम याद मत करना चाहिए। क्रोचे इटली का था, लोस्की का अपना बार बार नाम पढ़ते हैं। लोस्की भी मूलतः क्या करता है, राजनीतिक विचारों का, इतिहास की चर्चा करता है, नए सिद्धांतों का निर्माण नहीं करता। लोस्की बहुत बड़ा विद्वान है, लोस्की तो आजकल नहीं आता इसके ऊपर क्वेश्चन। क्रोचे इटली का था, जॉन डीवी अमेरिका का था, कि ये जिम्मेवार नहीं है। तो फिर ये कहता है कि इस इतिहासवाद के लिए जिम्मेवार है कौन कौन, तो ये ना कई विचारकों पे आरोप लगाता है। अब यहां से क्वेश्चन आ गया, टिपिकल क्वेश्चन, कि न केवल सिद्धांत पतन के समर्थक कौन है, बल्कि उसके कारण कौन है, उसमें इतिहासवाद, इतिहासवाद में भी कौन कौन है, और ज्यादा डीप जाना पड़ेगा अपने को। तो ये कहता है इतिहासवाद भी 4 प्रकार का है। एक तो है संस्थावाद, दूसरा है
अंतःक्रियावाद, तीसरा है भौतिक, और चौथा है मूल्यात्मक। ये 4 प्रकार का इतिहास है। ये इतिहास है 4 प्रकार का, 4 प्रकार के इतिहासवादी हैं। ये हिस्टोरिसिज्म 4 प्रकार का है। एक है संस्थावादी, ये कहता है कि ये जो कार्लाइल है ना, ये मुख्य है इनमें। अब आपको इनका मिलान करना आता है कि डेविड ह्यूस्टन किसको संस्थावादी राजनीति विचारक मानता है, कार्लाइल को और मैक्लिवन। ये मैक्लिवन के अजीब सा नाम है इसका। अब ये है क्या, ये कहता है कि कार्लाइल और ये ना, ये करते क्या है, ये नए सिद्धांतों का निर्माण नहीं करते, बल्कि ये ना कोई भी संस्था विकसित कैसे हुई उसका इतिहास बताते हैं। जैसे इन्होंने इतिहास बताया कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद बना कैसे। इतिहास बताया कि एक राजा था, उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, तो अपना वरिष्ठ मंत्री था, उसको सर रॉबर्ट वॉलपोल, उसको बोला तू बन जा मंत्रियों का मुखिया, तो तू है मंत्रियों का चीफ, ठीक है। तो मिनिस्टर का क्या है, चीफ है, तो वो क्या बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया वो आगे जाके, है ना। तो ऐसे करके किसका इतिहास बताया उसने, प्रधानमंत्री के, कैसे संसद बनी, कैसे कैबिनेट, काबाल से कैसे कैबिनेट बन गई ब्रिटेन के अंदर, कैसे ना राजतंत्र बिगड़ता बिगड़ता क्या हो गया, कैसे लोकतंत्र आया। तो ये सिर्फ बता क्या रहे हैं, नए सिद्धांत निर्माण नहीं कर रहे, बल्कि संस्थाओं का निर्माण कैसे हुआ, विकसित कैसे, उनका पतन कैसे हुआ, ये बता रहे हैं कि पहला राजा कैसे बना, फिर वो राजा शक्तिशाली कैसे हुआ, फिर उसका अवसान कैसे हो गया, पहले सरकारें किस रूप की थी, फिर उनका कैसे आगे बढ़ी, फिर उनका पतन कैसे हुआ। तो ये तो सिर्फ किसका इतिहास बता रहे हैं, संस्थाओं का इतिहास बता रहे हैं। ये है अंतःक्रियावादी। ये कहते हैं अंतःक्रियावादियों में है वो जो मुखिया है वो है एलन क्या कह रहा है, एलन कह रहा है कि संस्थाओं को बनाते कौन है, विचार बनाते हैं। संस्थाएं खुद निर्मित नहीं होती, बल्कि पहले विभिन्न विचार आते हैं, वो संस्थाओं का निर्माण करते हैं। तो विचार और संस्था में आपस में क्या होती है, अंतःक्रिया होती है, दोनों आपस में क्रिया करती है। पहले एक विचार प्रकट होगा, मान लेते हैं कि एक विचार प्रकट हुआ दार्शनिक राजा का, फिर दार्शनिक राजा की क्या पैदा होगी, संस्था पैदा होगी। तो पहले विचार प्रकट होते हैं, फिर क्या बनती है, संस्थाएं। तो संस्थाएं और विचार आपस में फिर क्या करती है, अंतःक्रिया। संस्थाएं विचारों को प्रभावित करती है और विचार संस्थाओं को प्रभावित करते हैं। अब ये इसका कहा कि कैसे संस्थाओं ने विचारों को प्रभावित किया, कैसे ना ब्रिटेन के अंदर जो पूंजीवादी संस्थाएं खड़ी हुई, उद्योग खड़े हुए, उन्होंने कैसे लोकतांत्रिक विचारों को पैदा किया और कैसे लोकतांत्रिक विचारों ने संसद को पैदा किया। इनका आपस में अध्ययन करता है वो कौन है, एलन। नए सिद्धांत निर्माण नहीं बता रहा, बल्कि विचार और संस्थाओं का इतिहास बता रहा है कि कैसे विचार पैदा हुए और कैसे उन्होंने फिर संस्थाओं को पैदा किया, कैसे उनके मध्य अंतःक्रियाएं हुई। तीसरे हैं भौतिकतावादी। इनको आप जरूर याद रखना, डनिंग को और सेबाइन को। सेबाइन को तो अपन पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बताओ कहां पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी। जब हम ऐतिहासिक उपागम पढ़ते हैं वर्तमान समय के अंदर, तब किसको पढ़ते हैं, सेबाइन को। तो ये डेविड ह्यूस्टन सबसे ज्यादा गालियां किसको देता है, सेबाइन को देता है। इतिहासवाद के लिए मुख्य कारक सेबाइन को मानता है। ये कहते हैं कि न तो महत्वपूर्ण होती है संस्थाएं, न होते हैं विचार, बल्कि महत्वपूर्ण होती है उस समय की भौतिक परिस्थितियां, उस समय की सांस्कृतिक परिस्थितियां। ये परिस्थितियां है ना, यही महत्वपूर्ण होती है। अब पता करते हैं अपन कि ये दरअसल कहना क्या चाह रहे हैं डनिंग और ये कहते हैं आपको जो भौतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियां दिखाई देती है, भौतिक और आर्थिक कर लो यहां, ये ही चीजों को पैदा करती है, यही विचार पैदा करती है और यही संस्थाएं पैदा करती है। ये तो कह रहा है कि संस्थाएं कैसे पैदा हुई, ये कहते हैं कैसे विचार पैदा हुए और फिर संस्थाएं, एक पहले विचार आएंगे फिर संस्थाएं।
ये कहता है संस्थाएं और विचार अपने आप में स्वायत्त नहीं है, बल्कि कौन पैदा करती है उनको? परिस्थितियां पैदा करती है। अब अगर ब्रिटेन में उद्योगवाद और पूंजीवाद नहीं आता तो क्या वहां संसद खड़ी हो जाती? क्या नहीं होती, क्योंकि संसद तब खड़ी हुई जब वहां लोकतंत्र का विचार आया। तो लोकतंत्र का विचार कब आया? जब पूंजीपतियों ने ये कहा कि अब राजा पे तो कब्जा करना है मुश्किल, तो क्यों ने हम किसकी सरकार बनाए? हमारी सरकार। तो उन्होंने मजदूरों से कहा कि अपना चलो लोकतंत्र का गठन करते हैं। तो पूंजीपतियों ने लोग मजदूरों को मिलके और वहां संसद का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। तो क्या चीज है? परिस्थितियां बनाती है संस्थाओं को और विचारों को, ये स्वायत्त रूप से निर्मित नहीं होते। ब्रिटेन की परिस्थितियों ने वहां नई नई संस्थाएं खड़ी कर दी। राजा जो इतना शक्तिशाली हुआ करता था उसको कहां धकेल दिया? परे धकेल दिया, क्योंकि वहां की परिस्थितियां बदल गई थी। परिस्थितियां क्या बदली? पहले वहां कृषि आधारित व्यवस्था थी, फिर बताओ वहां परिस्थितियां क्या हो गई? उद्योग आधारित हो गई। उद्योग आधारित परिस्थितियां होते ही और वहां कुछ संस्थाएं है ना, उनका अवसान हो गया। जैसे कि राजतंत्र जो कि निरंकुश हुआ करता था, उस पर क्या लगा दिया गया? अंकुश। संसद जिसको कोई नहीं पूछता था, वो क्या हो गई? शक्तिशाली। अब आप बताएं कि वहां ना दो सभाएं चला करती थी, एक था हाउस ऑफ कॉमन्स और एक थी लोक सभा। धीरे धीरे क्या हुआ? लोक सभा शक्तिशाली होती है, कमजोर होती गई? कमजोर होती गई। और हाउस ऑफ कॉमन्स है, बताओ क्यों? क्योंकि वहां क्या बदल गई? जब वहां एग्रीकल्चर चला करती थी, तब वहां तो लॉर्ड्स थे, उनके पास बहुत सारी जमीन हुआ करती। लॉर्ड कहता था सामंत है, तो जमीन का मालिक सामंत हुआ करता था, तो वो शक्तिशाली हुआ करते थे। धीरे धीरे सामंतवाद चला गया तो लोक सभा की शक्तियां भी चली गई और लोकतंत्र मजबूत हुआ। तो कैसी परिस्थितियां आई? लोकतांत्रिक परिस्थितियां पैदा हुई। तो कौन सी संस्था मजबूत हुई? हाउस ऑफ कॉमन्स मजबूत हुआ। अब अपने यहां भी लोकतंत्र आया, अपने यहां भी संविधान आया, अपने यहां भी समाजवाद आया। तो बताओ अपने यहां क्या बदली थी परिस्थितियां? अंग्रेज चले गए थे और हमारे यहां क्या आ गया था? स्वतंत्रता आ गई। परिस्थितियां बदलती, अपने यहां भी नई नई चीजें आ गई थी। तो ये कहते हैं कि हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो हम संस्थाओं और विचारों का इतिहास नहीं पढ़ के किसका इतिहास पढ़े? परिस्थितियों का इतिहास पढ़े। आप पढ़े क्रांतियों के बारे में, क्यों हुई थी, कौन सी परिस्थितियां थी जो उत्तरदायी थी। तीसरे हैं जो काय का अध्ययन करते हैं? मूल्यों का अध्ययन करते हैं। और मूल्यों के अध्ययन करने वालों में जो मुखिया है वो है लिंडसे। इनकी किसी में भी रुचि नहीं है, न तो ये संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, न ये विचारों के बारे में पढ़ते हैं, न ये भौतिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ते हैं। ये तो काय का अध्ययन करते हैं? मूल्यों का। और उन मूल्यों को पुराने मूल्यों के साथ क्या करते हैं? उनकी तुलना करते हैं। वर्तमान में जैसे वो कहते हैं कि वर्तमान में आया है लोकतंत्र, एक मूल्य मान लेते हैं लोकतंत्र, तो प्लेटो के समय का जो लोकतंत्र था उससे ये क्या करेंगे? उसकी तुलना करेंगे। फिर ये एक और मूल्य ले आए, समानता। तो अब ये समानता है ना, इसकी तुलना करेंगे कि अरस्तु समानता के बारे में क्या कहा करता था। तो ये ना आज के मूल्यों को कहां लेके जाएंगे? पुराने रूसो क्या कहा करता था समानता के बारे में? खुद समानता में नया कुछ जोड़ने की कोशिश नहीं करें, बल्कि पुराने लोगों ने उन मूल्यों के बारे में क्या कहा है उसी को लेके चर्चा करते रहते हैं। तो ये बताओ, ये कोई भी नई चीज का निर्माण नहीं करे, संस्थाओं का इतिहास पढ़ रहे हैं, पुराने विचारों का इतिहास पढ़ रहे हैं, पुरानी परिस्थितियों को देख रहे हैं कि पुराने समय में परिस्थितियां कैसी थी, एथेंस में क्या हुआ था, ब्रिटेन में क्या हुआ था, जर्मनी में क्या हुआ था, फ्रांस में क्रांति क्यों हुई थी, कौन सी परिस्थितियां थी। चलो अब आप बताओ। कुछ विचारक ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो तीन नारे लगे, इन नारों के मूल में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति थी। और इस क्रांति के मूल में था फ्रांसीसी लोगों के मन में तात्कालिक आर्थिक परिस्थितियों के प्रति, सामाजिक परिस्थितियों के प्रति गुस्सा, क्योंकि वो परेशान हो गए थे सामंतों से, क्योंकि वो परेशान हो गए थे चर्च से, और वो परेशान हो गए थे लुई 16वें से। तो उन्होंने क्या कर दी? और कौन से नारे लगे? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इनमें से कौन कह रहा है ये बात? भौतिकतावादी कह रहे हैं कि वहां क्या बदल गई है? परिस्थितियां बदल गई। तो ये है भौतिकतावाद।
जिसके समर्थक होना डनिंग और सेबाइन। अब आप सबको ही भूल जाते हैं, तो इतिहासवाद के लिए मुख्य जिम्मेवार कौन है? सेबाइन। बाकी तो आपको ये सारे याद करने पड़ेंगे, फिर भी भूल जाओ ना तो एक तो किसको याद कर लो, एक इस मैक्लविन को, एक डनिंग को और एक सेबाइन को। इनको चार को तो याद रखना। अगला क्वेश्चन यही आता है, ये क्वेश्चन दो रूप में आता है। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के लिए इतिहासवाद को दोषी माना है। इस इतिहासवाद के तहत उसने कौन कौन से राजनीतिक विचारकों के ऊपर इतिहासवादी होने का आरोप लगाया? किस किस पे लगाया? कार्लाइल, मैक्लविन, एलन, डनिंग, सेबाइन और लिंडसे। हम तो दो नाम तो याद रखो, डनिंग का और सेबाइन का। अब अगला क्वेश्चन आता है कि उसने कुछ राजनीतिक विचारक जो कि जिनका संबंध इतिहासवाद से है, उनके ऊपर आरोप लगाया, और इन इतिहासवादियों को उसने कितने भागों में बांटा है? चार भागों में। चार प्रकार के इतिहासवादी बताए। आप इनका मिलान करो आपस में, कौन कौन तो है संस्थावादी इतिहासकार, कौन है अंतःक्रियावादी, कौन है भौतिकतावादी और कौन है मूल्यात्मकता। अब इनका आपको मिलान करना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन ये तैयार हुआ। अब डेविड ईस्टन है राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का समर्थक, पता चल गया। लेख भी याद है। मूल कारण क्या है? अब आपको ये भी याद है। अब हम दूसरा कारण खोजते हैं कि दूसरा कारण क्या है। ये कहता है दूसरा कारण है नैतिक सापेक्षवाद, और ये कहता है इस नैतिक सापेक्षवाद के लिए दो व्यक्ति जिम्मेवार हैं। लास्ट में फिर एक मजेदार क्वेश्चन बनाएंगे। उनमें एक व्यक्ति है डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम तो आप फिलोसॉफी में जरूर पढ़ते हैं, उपयोगितावाद पढ़ा था तब डेविड ह्यूम की चर्चा की थी अपन ने। डेविड ह्यूम ब्रिटेन का है, और हम जब पुराने वालों को याद है, हम ज्ञान प्राप्ति के दो तरीके पढ़ते हैं। एक होता है अनुभववाद और एक होता है बुद्धिवाद, जिसको रैशनलिज्म बोलते हैं। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अनुभववाद पढ़ते हैं ना, एम्पिरिसिज्म, तो लॉक, बर्कले और ह्यूम को पढ़ते हैं। लॉक, बर्कले, ह्यूम। और बुद्धिवाद को पढ़ते हैं डेकार्ते, स्पिनोजा और लाइब्निज को। आज चर्चा करते फिलोसॉफी के मुद्दे, तो वो ह्यूम है, डेविड ह्यूम, दरअसल फिलोसोफर है। दूसरा व्यक्ति आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो है मैक्स, ये जर्मनी का था, ये सोशियोलॉजी का है बेसिकली, मैक्स वेबर है। डेविड ह्यूम फिलोसॉफी का है। ये दोनों नैतिक रूप से क्या है? सापेक्षवादी है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है। नैतिक रूप से सापेक्षवाद बोलो या क्या बोलो आप, संशयवाद बोलो। नैतिकता का तात्पर्य क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये नैतिकता होती है। इसके प्रति आपको क्या है? संशय है कि आप कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इस पे हमेशा ही क्या बना रहता है? नैतिकता कभी भी क्या नहीं होती? निरपेक्ष नहीं होती। नैतिकता के नियम कभी भी निरपेक्ष नहीं होते। किसी के समय में जो नियम थे हो सकता है आगे वाले समय वो नियम बदल जाए। कभी नैतिक नियम ये माना जाता था कि अगर राजा प्रजा का गला भी घोंटता है तो उसके कल्याण के लिए घोंट रहा है, क्योंकि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये एक नैतिक नियम था। आज ये है क्या? नहीं। तो क्या ये नियम पहले, वो नियम जो पहले भी थे आज भी थे, जो सभी देशों में लागू होते हैं, सभी लोग एक जैसा ही मानते हैं, उन नियमों को हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष कहते हैं। और सापेक्ष कौन से होते हैं? जो काल, समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो आप बताओ, आप सत्य, कोई चीज सत्य होती है क्या? नहीं होती। कोई भी सत्य निरपेक्ष सत्य नहीं होता। कोई भी नैतिक नियम है वो निरपेक्ष नियम नहीं होता, बल्कि सारे क्या होते हैं? हर चीज पे हम क्या कर सकते हैं? संशय कर सकते हैं। तो ऐसी ही चर्चाएं मैक्स वेबर कहता है कि आप दो चीजें ले लो, एक तो तथ्य ले लो और एक क्या ले लो? मूल्य में क्या घुसी होती है? नैतिकता घुसी होती है। अच्छाई, बुराई, सत्य, असत्य, ठीक है, उचित, अनुचित, ये मूल्यों के अंदर घुसी हो सकती है। तो मूल्य कभी भी क्या नहीं हो सकते?
निरपेक्ष नहीं हो सकते, मूल्य तो बदलते रहते हैं। एक व्यक्ति के मूल्य अलग होते हैं, दूसरे के अलग होते हैं। ये निरपेक्ष नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, हमेशा सापेक्ष होते हैं। तथ्य हमेशा ही क्या होते हैं, तथ्य तो तथ्य होता है। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ये क्या है, तथ्य है। इनका क्या किया जा सकता है, इनका वैज्ञानिक अध्ययन हो सकता है, इनका निरपेक्ष अध्ययन हो सकता है। तो हमें बल किसके ऊपर देना चाहिए, तथ्यों पे। क्या छोड़ देने चाहिए, मूल्य। तो हमें नैतिकता चूंकि सापेक्ष है, इसलिए नैतिक नियमों की, सत्य की चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। नैतिक नियम और सत्य की चर्चा नहीं करनी चाहिए, तो हमें क्या छोड़ देने चाहिए, क्योंकि मूल्य तो बदलते रहते हैं। तो मूल्य ही छोड़ देंगे तो राजनीतिक सिद्धांतों का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ये कौन कह रहे हैं, डेविड ह्यूम और मैक्स है। सिंपल सा शब्द है कि आप राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन मत कीजिए। बताओ क्यों, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। क्योंकि इनमें क्या घुसी होती है, नैतिकता। क्योंकि इनमें क्या घुसे होते हैं, और ये मूल्य हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग अलग होते हैं, हर काल के अकॉर्डिंग अलग होते हैं, हर परिस्थिति में अलग होते हैं। तो इनको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इनके अंतिम सत्य का पता, तो बदलते रहते हैं, बदलते वाली चीजों को छोड़िए। आप सिर्फ काय का अध्ययन कीजिए, तथ्यों का। मैक्स वेबर का वियना सर्किल याद आ रहा है ना। तो ये कहते हैं कि नैतिक सापेक्षतावाद ने भी किसको बढ़ावा दिया, राजनीतिक सिद्धांतों के, कि जब आप अंतिम और निरपेक्ष चीज का पता ही नहीं कर सकते, उस चीज को ही क्या कर दो, छोड़ दो। तो किसको छोड़ दो, राजनीतिक सिद्धांतों को। क्यों छोड़ दो, उसके अंदर क्या घुसे हुए हैं, मूल्य। क्योंकि उसमें क्या घुसी हुई है, नैतिकता। तो उसको छोड़ दो आप। तो नैतिक सापेक्षतावाद को बढ़ावा दिया डेविड ह्यूम ने और मैक्स ने। तो ये दोनों व्यक्ति भी राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के लिए क्या है, उत्तरदायी है। नहीं समझ में आया कि राजनीतिक सिद्धांतों के लिए पतन उत्तरदायी क्यों है, तो फिर चलते हैं तार्किक है। उसमें तो मैक्स वेबर था। मैक्स वेबर ने तथ्यों को बढ़ावा दिया था, हमें पता है। तो तथ्यों को जो बढ़ावा देगा तो वो मूल्यों का क्या करेगा, विरोध करेगा। मूल्यों का विरोध करते हम आरोप लगाने लगते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का क्या कर रहे हैं, पतन कर रहे हैं। ये तो मुद्दा है हमारा। तो नैतिक सापेक्षतावाद को बढ़ावा दिया डेविड ह्यूम और मैक्स वेबर ने। और इस नैतिक सापेक्षतावाद के विचारों ने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों का क्या कर दिया, अंत और पतन कर दिया। तो दूसरा कारण क्या है, अब ये क्वेश्चन या तो ये आएगा कि कारण है इतिहासवाद, कारण है नैतिक सापेक्षवाद, या ये आएगा कि डेविड ह्यूम ने नैतिक सापेक्षवाद को राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का कारण बताया। कौन से दो विचारकों को इसके लिए उत्तरदायी बताया, डेविड ह्यूम और मैक्स वेबर को। चलिए एक कारण हमने और किया। अब चलते हैं तीसरा कारण खोजते हैं। तीसरा कारण है अति तथ्यवाद। तथ्यवाद नहीं बल्कि अति तथ्यवाद, मोर फैक्चुअलाइजेशन। ये कहता है कि आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, लॉर्ड जेम्स ब्राइस। लॉर्ड जेम्स ब्राइस एक ही चीज पे बल देता है, तथ्य, तथ्य और अधिक तथ्य। तथ्य, तथ्य और मोर फैक्ट्स या अधिक तथ्य। अब ये क्या करेंगे, इसको वो क्या बोलता है, अति तथ्यवाद बोलता है। ये कहता है कि बहुत सारे तथ्य भी ज्यादा काम के, आपने आंकड़े दे दिए तो कोई काम के नहीं है। अति तथ्य भी कोई काम के नहीं होते। इसको फिर शब्दावली आती है कि इससे क्या पैदा होती है, तथ्यों की निष्प्रयोजनता। इससे पैदा होता है सैद्धांतिक कुपोषण। ये शब्दावली है, देखो खतरनाक। सैद्धांतिक कुपोषण, थ्योरेटिकल माल न्यूट्रिशन। ज्यादा तथ्य भी हमारे लिए उपयोगी नहीं होते। ये भी राजनीतिक सिद्धांतों का क्या करते हैं, पतन करते हैं। ज्यादा तथ्यों की वजह से सिद्धांत क्या हो जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं। आप समझे, कमजोर हो जाते हैं सिद्धांत, क्योंकि आपने तथ्य ही तथ्य भर दिए। तो फिर आप में से इन बिल्कुल किससे शून्य कर दिया, मूल्यों से शून्य कर दिया। और बिल्कुल ही मूल्य से शून्य कर दिया तो सिद्धांतों में क्या आ गई, कुपोषणता। अच्छे सिद्धांत कौन से होते हैं,
जिनमें तथ्यों के साथ थोड़े बहुत तो क्या हो, मूल्य हो। लेकिन यहां तो आपने क्या भर दिया, अति तथ्यवाद भर दिया। अति तथ्यवाद बुरा नहीं है, बल्कि बुरा क्या है, अति तथ्यवाद बुरा है। तो इसके लिए डेविड ह्यूस्टन कहता है तथ्यों की निष्प्रयोजनता, अति तथ्यवाद को बोलता है सैद्धांतिक। ये सीधी शब्दावली आती है कि राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की जब हम चर्चा करते हैं तो कौन है जो तथ्यों की निष्प्रयोजनता और सैद्धांतिक कुपोषण की चर्चा करता है, डेविड ह्यूस्टन करता है। ये शब्दावली आती है कई बार, अति तथ्यवाद। फिर ये कहता है कि हम मूल्यों को वैसे ही नहीं छोड़ सकते जैसे हम किसको छोड़ देते, कोट उतार देते। ये कोटेशन आती है कई बार इसकी, वो भी जरूरी है थोड़ा बहुत। कि आप कह रहे हो एक तरफ ये आदमी कह क्या रहा है, एक तरफ तो ये व्यवहारवादी है और क्या बात कर रहा है, तथ्यों की बात कर रहा है, दूसरी तरफ साथ साथ में काय पे बल दे रहा है, मूल्यों पे भी बल दे रहा है। तो ये इसका विचार नहीं है जो लगातार बना रहा, बल्कि ये इसके विचार सिर्फ इसके एक लेख में प्रकट हुए। कौन से में, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। जब वो पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन की चर्चा कर रहा है ना, तब वो इन चीजों की चर्चा कर रहा है, बाकी मूल्यों पे वो बल नहीं देता। ये मूल्यों की चर्चा सिर्फ उस लेख में कर रहा और कहीं नहीं कर रहा। और क्या कारण है, तो हमने देखा कि एक कारण है क्या चीज, मूल्यात्मकता। इसको तो हम कारण खोजते आ रहे हैं, शुरू से मानते आ रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के लिए और किसको जिम्मेवार मानता है, ये डेविड ह्यूस्टन मान रहे, हम नहीं मान रहे। ये एकदम मूल्यात्मकता भी इसके लिए जिम्मेवार है कि अगर आपने ज्यादा मूल्य घुसा दिए तो ये मूल्य भी ज्यादा काम के नहीं है। इसीलिए तो फिर परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ था, तभी तो आधुनिक आया था। फिर आगे ये कहता है कि ये जो विज्ञान है, ये जो सिद्धांत है, इनके आपसी संबंध है ना शोध और सिद्धांत के, इनको लेके भी दिक्कत है लोगों के दिमाग में। लोग क्या करते हैं, किस पे बल देते हैं, विज्ञान पे, कि सिद्धांत का निर्माण करना है सही तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से, तो किसका निर्माण करो, विज्ञान का निर्माण करो। तो ये शोध वो अच्छे होते हैं जो किसका निर्माण करते हैं, सिद्धांत का। ये पढ़ा था क्या आपने कहीं, शोध और सिद्धांत आपस में क्या होते हैं, घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। ये शोध ना सिस्टमेटिक ढंग से होने चाहिए, इसमें अच्छी तकनीकों का प्रयोग होना चाहिए। सिस्टमलाइजेशन किया था, इनमें कौन सी पद्धति का प्रयोग होना चाहिए, शोध में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होना चाहिए, तभी अच्छे सिद्धांतों का क्या होगा, निर्माण होगा। लेकिन हम करते क्या है, हम सिर्फ किसका ढेर लगा लेते हैं, तथ्यों का, या हम सिर्फ और सिर्फ क्या खोजने लगते हैं, समरूपता या नियमितताएं खोजने लगती है। हम सिर्फ क्या खोज रहे हैं, अच्छे शोध के नाम पे आंकड़े खोज रहे हैं, सिर्फ व्यवहार में नियमितताएं खोज रहे हैं। याद आ रहा है नियमितता आपको, पहला ही विशेषता, बार बार समरूपताएं खोज रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे अनुभववाद, तो मानते कि अनुभववाद है कि आप बार बार अनुभव कर रहे हो उन चीजों का, लेकिन ये अनगढ़ अनुभववाद है जो कोई काम का नहीं है। ज्यादा नियमितता, ज्यादा तथ्यों पर भी बल मत दो आप, तो इसको वो बोलता है अनगढ़ अनुभववाद या अनगढ़ विज्ञानवाद, आप कुछ भी कह दो, अनगढ़ अनुभववाद। तो ऐसे करके, और वो इन कारकों को क्या बताता है, जिम्मेवार बताता है। अब दोबारा डेविड ह्यूस्टन के पास चलते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको दोबारा देखते हैं। इनको हटा दूं मैं एक बार, मुद्दे को शुरू से लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं और बड़े डीप क्वेश्चन आने लगे, इसलिए इसको करवाना मुझे ये 5 मिनट का था, ये इतना ही करवाना था। कौन पतन का समर्थक है और कौन कौन से पतन के कारण है, आगे समझाने की जरूरत नहीं थी। हमने पहले पतन के विचारक, समर्थक विचारक खोजे, 4 याद है, डेविड ह्यूस्टन, अल्फ्रेड कोबान, दांते जर्मिनो, रॉबर्ट डेल, पीटर लोसलेट और लिप्सेट। फिर हमने विवाद का प्रतिपादक देखा, किसको, डेविड ह्यूस्टन। इसने मूल कारण किसको माना, इतिहासवादियों में अगर हमें 2-3 नाम ले तो किस किसको, सेबाइन को, डनिंग को और कार्लाइल को। फिर हमने 4 प्रकार के इतिहासवादी किए, जिसका बंटवारा किसने किया, डेविड ह्यूस्टन। एक थे संस्थावादी, एक थे भौतिकतावादी, एक थे अंत्यक्रियावादी, एक थे मूल्यवादी। इनका मिलान करना आता है, 2 याद रह जाए वही ठीक है। फिर हमने और कारण खोजे तो हमें कारण मिला अति
तथ्यात्मक। फिर उससे संबंधित दो शब्दावलियां मिली अपने को, कौन कौन सी? तथ्यों की निष्प्रयोजनता और सैद्धांतिक कुपोषण। कि अगर आपको किसी भी चीज को एक ही एक चीज खिलाओगे, बाकी चीजें नहीं खिलाओगे, तो क्या हो जाएगा? कुपोषित। आप दाल ही दाल खिलाओ बच्चे को, या सब्जी सब्जी खिलाओ, आपने प्रोटीन विटामिन और नहीं खिलाए तो काय का शिकार हो जाएगा। तो ये ज्यादा तथ्य है, इसे सिद्धांत क्या हो जाते हैं? कुपोषित हो जाते हैं। लगातार एक चीज खाएंगे आप, अन्य विटामिन प्रोटीन नहीं लेंगे, कुपोषित हो जाए, तो उसको सैद्धांतिक कुपोषण बोलता है। फिर हमने देखा मूल्यात्मकता, तीसरी चीज है मूल्यात्मकता देखी हमने। फिर हमने देखा कि नए सिद्धांतों का निर्माण नहीं हो रहा। क्यों? लोग क्या कर रहे हैं? फिर पुराने चीजों से चिपके हुए। नए सिद्धांतों का निर्माण कब से नहीं हो रहा? रोम किसके मरने से? जेम्स मिल और कार्ल मार्क्स के मरने के बाद। फिर ये कहता है हम मूल्य को वैसे नहीं छोड़ सकते जैसे हम, और लेकिन मूल्यात्मकता भी इसका एक कारण है, इसको भी जिम्मेवार मानता हूं, अति तथ्य और मूल्यात्मकता। फिर अंत में ये कहता है कि हम दिक्कत कहाँ है? हम विज्ञान और सिद्धांत का आपसे संबंध है नहीं समझ पा रहे। हम सिद्धांत निर्माण के लिए बहुत ज्यादा किस पे बल दे रहे हैं? विज्ञान के ऊपर। विज्ञान पे बल दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा अनुभववाद के ऊपर, आंकड़ों के ऊपर बल दे रहे हैं। इससे क्या पैदा हो रहा है? अनगढ़ अनुभववाद पैदा हो रहा है। तो ये भी ज्यादा खतरनाक है। तो हमें देखना होगा कि विज्ञान ठीक है तथ्यों पे बल देती है, लेकिन इतने ज्यादा विज्ञान भी मत लेके आओगे सिर्फ क्या रह जाए? तथ्य तथ्य रह जाए। ऐसे करके, और डेविड ईस्टन ने ये 4-5 क्या बताए हैं कारण। इसमें इसने, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, इतिहासवाद के लिए जिम्मेवार 2 लोगों के नाम बताओ। सेबाइन, डनिंग, कार्लाइल, 3 नाम याद है। नैतिक सापेक्षतावाद भी एक कारण है ना? मोरार रिलेटिविज्म एक कारण है। बताओ कारक कौन कौन है? डेविड ह्यूम और मैक्स वेबर। अति तथ्यवाद के लिए जिम्मेवार कौन है? लॉर्ड ब्राइस। अब याद आ गया? ऐसे मिलान करना भी आ सकता है। अब एक विचार पूरा हुआ हमारा, डेविड ईस्टन। अब चलते हैं अल्फ्रेड कोबान के पास। एक बार थोड़ा आराम करें, चलने दे। आप बताओ, चलने दो। अगला विचारक अल्फ्रेड कोबान करते हैं। अब मैं इसका लेख नहीं बताऊंगा आपको। अल्फ्रेड कोबान, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कब आया था? 1953 में आया था। सिंपल सा विचारक है, कुछ नहीं करना। ये कहता है 2 कारक हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य, ऐसे बांट लेते हैं। अल्फ्रेड कोबान भी राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का समर्थक है और पतन के कारक 2 बताता है। वो बड़े सिंपल से कारक है, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। ये कहता है एक है बाह्य कारक, पहले करते हैं, ये सिंपल है, बाह्य कारक, और एक है आंतरिक कारक। पहले हम बाह्य और आंतरिक क्या है इसका अंतर समझते हैं। बाह्य क्या होते हैं? आंतरिक। बाह्य होते हैं कि आखिर बार हो क्या रहा है, समाज में गतिविधियां क्या हो रही है, तो सब्जेक्ट के बाहर का मुद्दा है। एक तो सब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ है और एक जो हम घटित होता हुआ देख रहे हैं। दूसरा होता है आंतरिक, इसका मतलब सब्जेक्ट के अंदर क्या हो रहा है। 2 चीजें होगी, सब्जेक्ट के अंदर क्या हो रहा है और बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। 2 मुद्दा है। सब्जेक्ट के अंदर जो काम हो रहे हैं वो तो कर रहे हैं जो राजनीति वैज्ञानिक है वो, और बाहर जो हो रहा है वो नेता कर रहे हैं। तो अंदर तो विचारक करें, जो किताबें लिखते हैं, प्रोफेसर है, वो तो विषय के अंदर है, और विषय के बाहर कौन बैठे हैं? नेता बैठे हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। बाह्य कारक। तो ये कहते हैं बाह्य कारक खोजेंगे अपन सिर्फ। ये कौन से देशों की चर्चा कर रहा है? पश्चिमी जगत की चर्चा कर रहा है। पश्चिमी जगत का मतलब यूरोप और अमेरिका, ये समझ जाया करो। आप पश्चिमी जगत कहते हैं, आप किसको समझोगे? यूरोप और अमेरिका को समझोगे। अमेरिका में भी कौन सा? कनाडा और यूएस, उत्तरी अमेरिका। पश्चिमी जगत में कहता है कि बाह्य कारक कौन है? तो ये पश्चिमी जगत में कहता है कि 3 चीजें हमें दिखाई दे रही है। मैं क्या सारे देशों की चर्चा करूं, क्योंकि पश्चिमी जगत की चर्चा करेंगे आपका 1953 में, तो पश्चिमी जगत में यूरोप के दोनों साइड आएगी, पूर्वी यूरोप भी और, लेकिन दोनों यूरोप अलग अलग थे क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था। पूर्वी यूरोप के 7-8 देश साम्यवादी देश थे जो किसके साथ जुड़े हुए थे? यूएसएसआर के साथ।
पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, चाहे वो फ्रांस था, चाहे वो इटली था, स्पेन था, पुर्तगाल था, डेनमार्क, ये पश्चिमी यूरोप के देश, ये किसके साथ थे? यूएसए के, अमेरिका के साथ थे। तो मैं दोनों देशों की चर्चा करूंगा, पूर्वी यूरोप की भी और पश्चिमी यूरोप की भी, और बाकी और चर्चाएं भी करें। तो पश्चिमी जगत में ये कहता है कि अगर हम चर्चा करें किसकी? पश्चिमी यूरोप की। अगर हम चर्चा करें पूर्वी यूरोप की, तो ये कहता है पश्चिमी यूरोप में नौकरशाही वो कारण है जिसकी वजह से राजनीतिक सिद्धांतों का क्या हुआ है? पतन। बहुत मजेदार चर्चा है। पूर्वी यूरोप में क्या कारण है? पूर्वी यूरोप में कारण है साम्यवादी दल, या इसको राजनीतिक दल कह दो। साम्यवादी दल को क्या नाम देते? राजनीतिक दल। और तीसरा है लोकतंत्र का संकट, लोकतंत्र का सैद्धांतिक संकट। ये बड़ी जोरदार बहस है लोकतंत्र का। अब देखिए बाह्य कारक इसने 3 बताए हैं, सिंपल सा है, अगर याद नहीं रहे बाह्य कारक पश्चिम सब भूल जाओ। राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण है नौकरशाही, पतन का कारण है राजनीतिक दल, पतन का कारण है लोकतंत्र का या लोकतंत्र का सैद्धांतिक संकट। अब ये इन दोनों को क्या कह है? नौकरशाही को और साम्यवादी दल को। ये कहते राजनीतिक सिद्धांत तब पैदा होते हैं जब राजनीतिक सिद्धांतों के ऊपर बहस होती है। पहले सिद्धांत आता है, उसके ऊपर बहस होती है। बहस होती है तो राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है? अगर बुरा होता है तो खत्म हो जाता है, और ठीक होता है तो बहस के बाद सशक्त होकर, मजबूत होकर सामने आ जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत उन्हीं समाजों में पनपते हैं जहां क्या होती है? बहस होती है। उन समाजों में पनपते हैं जो समाज खुले होते हैं। अगर प्लेटो को और अरस्तु को मार दिया जाता, जैसे सुकरात को मारा गया था, तो नए राजनीतिक सिद्धांत पनप जाते क्या? नहीं पनपते। अगर प्लेटो कहता, अरस्तु को जहर दे देता कि नहीं नहीं कुछ ज्यादा बोल रहा है मेरा चेला, तो क्या नए सिद्धांत पनपते क्या? नहीं। सिद्धांत अच्छे तब पनपते हैं जब उस पर बहस हो और समाज कैसा हो? खुला, तब पनपते हैं सिद्धांत। अब हुआ क्या है? पश्चिमी यूरोप में हर चीज के ऊपर कल्याण के नाम पे कौन हावी हो गई है? नौकरशाही। अपन फिर चर्चा करते हैं। 1945 के बाद जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, एक नया कंसेप्ट आया कल्याणकारी राज्य का। उससे पहले नहीं था ये। यूरोप के विभिन्न देशों ने अपना पुनर्निर्माण करने के लिए रात्रि प्रेरी राज्य को कैसा राज्य बना दिया? कल्याणकारी राज्य बना। इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, क्लीमेंट एटली की, और उसने एक रिपोर्ट लागू की थी, इसको ब्रेवरीज रिपोर्ट बोलते हैं। तो उसने ब्रेवरीज रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि सरकार ब्रिटेन के नागरिकों की बेरोजगारी दूर करेगी, उनकी गरीबी दूर करेगी और उनकी अशिक्षा को दूर करेगी। तो जैसे ही राज्य कौन सा काम छोड़ के? सुरक्षा का काम छोड़ के अब क्या करने लगा है? कल्याण करने लगा, लोगों को शिक्षित करने लगा, उनको स्वस्थ करने लगा है। तो यही प्रवृत्ति धीरे धीरे अन्य यूरोप के देशों में भी आई। जब आपको कल्याण करना होगा तो किसकी भर्ती करनी पड़ेगी? नौकरशाही की। नौकरशाही कल्याणकारी गतिविधियों के नाम पे हावी हो गई, तो सारे निर्णय कौन किया करती थी? नौकरशाही। लोगों को बोलने नहीं देती थी। नौकरशाही कहते हम सर्वोच्च है, हमसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो इस नौकरशाही ने कल्याण के नाम के ऊपर पाश्चात्य जगत की जनता के दिमाग पे क्या कर लिया? कब्जा। तो ऐसे समाज में बहस नहीं होती थी, ऐसे समाज क्या नहीं बचे? खुले नहीं बचे, क्योंकि किसने कब्जा कर लिया? नौकरशाही की निरंकुशता आ गई। यहाँ अपने देश में किसकी निरंकुशता है बताओ? नौकरशाही की है। कुछ नहीं समझते नौकरशाही, आपको कलेक्टर के पास जाके देख लो। वो तो फिर भी निपट लिए इससे, वो तो निपट लिए 1990 के बाद, जब वहां क्या आई? एलपीजी आई, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। और तब उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो थेचर कहाँ की प्रधानमंत्री थी? ब्रिटेन की। उसने ना सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी कर दी, हाथ जोड़ी तुम घर जाओ, हमें हर चीज का पे दूंगी ठेके के ऊपर। सरकारी स्कूल ठेके के ऊपर, ट्रेनें बेच दी, सरकारी उद्यम बेच दिए, बसें बेच दी, हॉस्पिटल बेच दिए। ऐसे अमेरिका में किया रोनाल्ड रीगन ने, जो वहां का प्रधानमंत्री था। अपने अभी तक ऐसा बहुत ज्यादा नहीं हो पाया है। ठीक है, हो ही रहा है, हो रहा है। मैं चर्चा करें तो अपने बहस करें, अच्छा बुरा नहीं कर रहे अपन। हम ये कह रहे हैं कि नौकरशाही क्या हो गई थी? हर चीज के ऊपर हावी। नौकरशाही की जब निरंकुशता आती है तो बहस बंद हो जाती है। खुले समाज कैसे समाजों में बदल जाते हैं? बंद समाजों में बदल जाते हैं। राजनीतिक दल। पूर्वी यूरोप में साम्यवाद आया, यूएसएसआर में साम्यवाद आया,
तो किसका कब्जा हो गया जनता के ऊपर? साम्यवादी दल का कब्जा होगा। साम्यवादी दल किसी को कुछ बोलने, इसी का तो कब्जा था कार्यपालिका पे, विधायिका पे और न्यायपालिका। जैसे चीन में आज किसका कब्जा है? वहां की कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना का कब्जा है, उसी का राष्ट्रपति है, उसी के मंत्री हैं, उसी की संसद है, उसी की न्यायपालिका है। कलेक्टर वही बनता है जो कौन सी पार्टी का होता है? साम्यवादी पार्टी। राजनीतिक दलों ने पूर्वी यूरोप पे कब्जा कर लिया, वहां भी लोग बोल नहीं सकते, बोलते सिर्फ कौन है? राजनीतिक दल। जब ये बोलेंगे तो ये कभी भी नई चीज और परिवर्तनकारी चीजें नहीं बोलेंगे, तो तानाशाही चीजों को बोलेंगे, कभी भी अच्छी चीजें नहीं बोलेंगे। फिर एक संकट हो गया, कौन सा? लोकतंत्र का सैद्धांतिक संकट। अल्फ्रेड कोबान बोलता है कि बड़ी अच्छी बात हुई कि 18वीं सदी में क्या आया? लोकतंत्र आना शुरू हो गया था 1700 से लेके और 1800 तक। 1688 में कहां की क्रांति हुई? ब्रिटेन की। उसके बाद संसद शक्तिशाली हुई और धीरे धीरे मताधिकार दिया गया और धीरे धीरे लोकतंत्र का विकास हुआ। फिर 1853-54 में एक व्यक्ति आके कहता है लोकतंत्र है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। अब बताओ उसके बाद क्या लोकतंत्र वैसा ही है क्या? नहीं, धीरे धीरे हमने देखा कि लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही में बदल गया और अल्पसंख्यक आवाजों को दबा दिया गया। लोकतंत्र का तात्पर्य सिर्फ वोट डालना हो गया। अपने यहां लोकतंत्र का तात्पर्य क्या है? वोट डालना ही है और कोई रूप नहीं है लोकतंत्र का। समाज में, जातियों में, धर्मों में और लिंग के स्तर पे लोकतंत्र नहीं आया। आज भी अपने यहां सामंतवाद चलता है, कक्षाओं में भी सामंतवाद चलता है। गुरुजी चालते चट्टू मार देखेंगे, सामंत डंडा मार देता था ना, जैसे गुरुजी कहते आजा मुर्गू बन गया। तो ये है सामंतवादिता है, लोकतंत्र नहीं आज भी अपने यहां। तो लोकतंत्र में सैद्धांतिक संकट क्या आया कि इसमें सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं हुई। उल्टी का लोकतंत्र को ढा लिया 20वीं सदी में। किसने? नाजीवाद ने और फासीवाद ने और स्टालिन के साम्यवाद ने। वो लोकतंत्र के सामने तनके खड़ा हो गया। लोकतंत्र कुछ नहीं कर पाया क्योंकि ऐसे कोई विचारक ही नहीं थे जो लोकतंत्र के नए नए सिद्धांतों का निर्माण करते। तो लोकतंत्र का सैद्धांतिक संकट का तात्पर्य है ये है, कहता है सिद्धांतों का संकट है ये। लोकतंत्र का संकट मतलब किसका संकट? सिद्धांतों का संकट। तो यूरोप के अंदर लोकतंत्र में सुधार के लिए 19वीं और 20वीं सदी में बड़े प्रयास है। लोकतंत्र आना एक बहुत बड़ा प्रयास था, लेकिन आने के बाद अब लोकतंत्र ठहर गया और ठहरी हुई चीजें क्या मारने लगती है? बदबू मारने लगती है। उनमें नए प्रयास नहीं हुए। तो लोकतंत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ। आया जरूर शुरू में बड़ा अच्छा लगा कि हम पहले लोग तो तानाशाही से पीड़ित थे, राजतंत्र राजा पीटा करता था, तो कितनी अच्छी बात थी कि लोग अपनी सरकार बनाने लगे। लेकिन अब आपको 101 साल हो गए अपनी सरकार बनाते हुए, तो आपने देखा कि लोकतंत्र मतलब वोट डालना ही थोड़ी है। अब तो आपको परिवर्तन होना चाहिए ना, उसमें भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। लोग ज्यादा से ज्यादा भागीदारी कर पाए, विचार विमर्श कर पाए, मंत्रियों को बीच में बुला पाए, भ्रष्टाचारियों को दंड दे पाए। लोगों के हाथ में शक्ति नहीं बची, सारी शक्ति किसने हथिया ली? नेताओं ने हथिया ली। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र आ गया, उसमें सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। थोड़े बहुत प्रयास स्विट्जरलैंड देखिए, उसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए छोटा मोटा काम किया, बाकी हर जगह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र आया और उसने प्रतिनिधियों ने लोकतंत्र पे कब्जा कर लिया। तो लोकतंत्र का सैद्धांतिक संकट भी काय के लिए जिम्मेवार है? ये तो बाहर समाज में क्या हो रहा था, तो देखिए कितने कारक है। नौकरशाही, राजनीतिक दल और लोकतंत्र, तीन तो बाहरी संकट है। फिर ये कहता है सब्जेक्ट के अंदर भी संकट आए जिन्होंने सिद्धांतों का पतन कर दिया। ये कहता है ऐसे ही संकट सब्जेक्ट के अंदर आए। सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या संकट आए? नंबर 1, ये व्यवहार से क्या हो गया? अलग हो गया। कुल मिला के वही मुद्दा इसके अंदर क्या आ गया? विज्ञानवाद आ गया। ये दो कारण बताता है। राजनीति सिद्धांत हमारे व्यवहार का निर्धारण करते हैं, आदर्शों का निर्धारण करते हैं, हमारे लिए मूल्यों का निर्धारण करते हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इसमें क्या घुस गया? विज्ञानवाद। तो इन्होंने क्या अपना ली? तटस्थता अपना ली। याद फिर चलते हैं, व्यवहारवाद व्यवहार से अलग हो। व्यवहार का तात्पर्य है कि लोगों का व्यवहार बदला करता था। कौन? राजनीति सिद्धांत। गांधी जी ने लोगों का व्यवहार बदल के क्या कर दिया? सत्य और अहिंसा पे आधारित कर दिया। प्लेटो ने लोगों का व्यवहार बढ़ने के लिए आदर्श रखा कि आपको सद्गुण ही होना है। ऐसे ही होब्स ने कुछ कहा, ऐसे लोग कुछ न कुछ हमारे समय सिखा के गया
लेकिन बाद के जो आए लोग कौन से, जिनको अपन आधुनिकवादी बोलते हैं, इन लोगों ने क्या अपना ली? तटस्थता। इन्होंने कहा कि हम क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, हम कुछ भी नहीं बताएंगे। तो कुल मिला के किसको गालियां दे रहा है? यहाँ व्यवहारवादियों को गालियां दे रहा है। व्यवहार से अलग हो गया, मानव और विज्ञानवाद आ गया, और एक और चीज कह रहा है ये किसको? इतिहासवाद को भी दोषी ठहरा। ये एक अलग ही कारण दे रहा है इतिहासवाद का, इसको भी दोषी ठहरा रहा है। ये कह रहा है ये दोनों व्यक्ति है ना, एक तो हेगल और दूसरा कार्ल मार्क्स। अब बताओ इन दोनों को पढ़ते हम क्या क्या पढ़ते हैं? इतिहास की भौतिकवादी आर्थिक व्याख्या और इतिहास की नैतिक व्याख्या या विचार की व्याख्या, आइडियल पढ़ते हैं ना। हेगल कहता है कि इतिहास को चेतना बदलती है, कार्ल मार्क्स कहता है इतिहास को आर्थिक तत्व बदलते हैं। तो सिद्धांत क्या कर रहे हैं? तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये क्या कर रहे हैं? नहीं, यहां तो कार्ल मार्क्स कह रहा है कि इतिहास को बदलते कौन से तत्व हैं? उत्पादन के साधन बदलते हैं। ये कह रहा है कि इसको बदलती है हमारी आत्मा। हम कह रहे हैं कि राजनीति सिद्धांत महत्वपूर्ण होते हैं, और हेगल कह रहा है चेतना महत्वपूर्ण, और कार्ल मार्क्स कह रहा है। तो इन दोनों व्यक्तियों ने इतिहास की जो व्याख्या की है उसमें बल किसके ऊपर दिया है? चेतना के ऊपर और भौतिक तत्वों पे। चेतना और भौतिक तत्वों पे बल देंगे तो आपने अवहेलना किसकी कर दी? सिद्धांतों की। कि सिद्धांत इतिहास नहीं बनाते, इतिहास बनाते हैं चेतना और आर्थिक तत्व। तो इतिहास की गति का जो निर्धारण करते हैं वो चेतना और आर्थिक तत्व करते हैं, सिद्धांत नहीं करते। सिद्धांत तो गुलाम है या तो चेतना के और या आर्थिक तत्वों के। सिद्धांत तो वही होंगे जो चेतना चाहेगी और जो आर्थिक तत्व चाहेंगे। सिद्धांत वही होंगे, कार्ल मार्क्स कहता है, जो पूंजीपति डिसाइड करेगा। तो सिद्धांत अपने आप में कुछ नहीं होते। तो सिद्धांत अपने आप में कुछ है ही नहीं, तो फिर सिद्धांतों का अध्ययन करने की भी जरूरत नहीं है। तो कौन कौन जिम्मेवार है इस इतिहासवाद के लिए? कार्ल मार्क्स और हेगल। ये अलग ही कारण बता रहा है। तो अंत सब्जेक्ट की भिंडी किस किसने चौपड़ी? इन तीन कारणों ने। ये सब्जेक्ट के अंदर हो रहा है, ये काम सब्जेक्ट के अंदर हो रहा है। कौन कौन सा? ये अब आपका व्यवहार परिवर्तित नहीं करता। ये हम तो तटस्थ है, हम तो मूल्यों के प्रति निरपेक्ष है। आप कैसा ही व्यवहार करो हमें कोई मतलब नहीं है। आप चाहे पूंजीवाद का समर्थन करो, आप फासीवाद का करो, नाजीवाद का, हम तो तटस्थ है, मूल्यों के प्रति निरपेक्ष है। क्या आ गया? विज्ञानवाद। और क्या कारण है? इतिहासवाद के लिए जिम्मेवार है हेगल और कार्ल मार्क्स, जो कहते हैं सिद्धांत स्वायत्त नहीं है, बल्कि सिद्धांत निर्भर किसके ऊपर है? आर्थिक तत्वों पे, इतिहास पे निर्भर है, या इतिहास सिद्धांतों पे निर्भर नहीं। ये आया अल्फ्रेड कोबान। अब बताओ अल्फ्रेड कोबान ने कितने कारण बताए? कुल कारण देखें तो 6 बताए। नौकरशाही, राजनीतिक दल, लोकतंत्र, राजनीति का व्यवहार और आदर्श और मूल्यों से अलग होना राजनीति में, विज्ञानवाद, व्यवहारवाद और अनुभववाद आना, और राजनीति में किस किस का? हेगल का और कार्ल मार्क्स का आना। अब हमारे पास अब तक कितने विचारक हुए? 2 विचारक हुए। कौन कौन से? एक विचारक हुआ है डेविड स्टर, और एक विचारक हुआ है अल्फ्रेड कोबान। दोनों के लेख याद है। अब डेविड स्टर ने जो कारण बताए वो आपके याद है। इतिहासवाद याद है, नैतिक सापेक्षतावाद, अति तथ्यवाद, मूल्यवाद, तथ्य का मूल्य, नए सिद्धांतों का निर्माण नहीं हो रहा है, और विज्ञान और सिद्धांतों में आपस में गलफत है लोगों के अंदर की। सिद्धांत क्या होते हैं, विज्ञान क्या होते हैं, जब जुड़े हुए। ये तो कौन किसने बताए? कोबान ने 6 कारण बताए, 3 बाह्य और 3 आंतरिक। बाह्य तो आपको पता है, जो यूरोप के अंदर है, क्या क्या? नौकरशाही है, राजनीतिक दल है, और लोकतंत्र का सैद्धांतिक संकट है। नए लोकतंत्र में नए नए सिद्धांत क्या आ सकते हैं, कोई नहीं बता रहा। तो वही लोकतंत्र चला रहा है जो 1800 में चला, वो याद चला रहा है, तो फिर क्या करे? उसका परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा उसमें, क्योंकि मूल्य तो परिवर्तन करते हैं, नए नए होते हैं मूल्य। तो
फिर सब्जेक्ट के अंदर भी गड़बड़ चल रही है। कौन कौन गड़बड़ कर रहा है? कर दिया कार्ल मार्क्स ने और हेगल ने। विज्ञानवादी यानी व्यवहारवादियों ने गड़बड़ कर दी इसके अंदर। और व्यवहारिक राजनीति और आदर्शों से, मूल्यों से राजनीति विज्ञान अलग हो गया। ये 6 कारण है। अब 7:48 नहीं कम वैसे पूरा होगा, छुट्टी नहीं करेंगे, लगातार चलने देते हैं, ठीक है? हो जाए कुछ। अब मजेदार चीज अब आई है। एक व्यक्ति और है जो कहता है ये डॉग हाउस में चले गए। आप बताओ, रीमर। कौन कहता है कि इनकी डेथ हो चुकी है? रॉबर्ट डेल और लॉस्लेट, ठीक है? अब अपन चलते हैं दांते जर्मिनो। ये बहुत ही, ये तो बड़ी सिंपल चर्चा करें, एक ही मुद्दे की चर्चा है इसकी। तो दांते जर्मिनो हम अब चर्चा करेंगे। देखो दांते जर्मिनी को मैं ना लाल रंग से लिख देता हूं, है ना, ताकि आपका मन लगा रहे ना। चलिए, अब ये तो है किसके लिए? पुरुषों के लिए। अब मैं दांते जर्मिनी कोई पुस्तक है उसको हरे रंग से लिखूंगा। ये चूड़ियां है ना, ये बड़ी पसंद आती है हरे रंग की चूड़ियां। पुस्तक का नाम है बियॉन्ड आइडियोलॉजी। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं आजकल। बियॉन्ड आइडियोलॉजी, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब हमें एक ही कारण, कौन सा ऐसा विचारक है जो आइडियोलॉजी को मूल कारण बताता है राजनीति सिद्धांतों के पतन का? दांते वो एक ही कारण बताता है। वो कहता है राजनीतिक सिद्धांतों के जो पतन का मूल कारण है, एक ही कारण है वो, और वो है आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म। लॉजी, ये आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म। अब पहले हम इसको समझते हैं, इसकी हिंदी क्या है? विचारधारात्मक अपचयनवाद, नहीं हासवाद कर रहा हूं। विचारधाराओं ने राजनीतिक सिद्धांतों को रिडक्ट कर दिया है, रिडक्शन कर दिया, उनका क्या कर दिया? हास, उनको अपचयन कर दिया कि उनको खत्म कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया है। किसने? विचारधारा। सिंपल शब्द है, विचारधारात्मक अपचयनवाद या आइडियोलॉजिकल रिडक्शनलिज्म जो शब्द है उसका संबंध किससे है? दांते जर्मिनो से। तथ्यों की निष्प्रयोजनता और सैद्धांतिक पोषण शब्दावली किसकी है? डेविड स्टर्न की। अनगढ़ अनुभववाद किसका है? एक मैकियावेली का एक शब्द और होगा, अगर आपने ज्यादा इतिहासवाद का प्रयोग किया तो वो अशिष्ट मैकियावेलीवाद। अब इसका तात्पर्य क्या था? अल्फ्रेड कोबा कहता है अशिष्ट मैकियावेलीवाद क्या होता है? मैकियावेली ने जब प्रिंस लिखा तो प्रिंस जो चालें चलता है वो बड़ी खतरनाक चालें चलता है कामयाब होने के लिए। वो लोमड़ी और शेर की चालें चलता है। तो वो मैकियावेली क्या करता है? इतिहास में से सिर्फ उन राजाओं को उठाता है जो कामयाब थे, और फिर कहता है देखो इसने शेर की चाल चली और ये चाल इसकी कौन सी थी? लोमड़ी की थी। तो देखिए कितना कामयाब हो गया। तो इटली के प्रिंस को भी शेर और लोमड़ी की चालें, उन राजाओं को उसने गायब कर दिया जिसने शेर और लोमड़ी की चालें तो चली थी लेकिन कामयाब नहीं हुए थे। तो उसने इतिहास का जो अवलोकन किया वो निष्पक्ष किया या पक्षपातपूर्ण किया? सिर्फ उन राजाओं को उठाया जो कामयाब थे, नाकामयाब राजाओं को उसने इतिहास का मनमाफिक प्रयोग किया। तो उसको बोलते हैं अशिष्ट मैकियावेलीवाद। तो इतिहास ऐसी गड़बड़ कर सकता है। तो ये कहां चर्चा कर रहे थे हम? अल्फ्रेड कोबान की, जब हमने आरोप लगाया किस किस के ऊपर? हेगल के ऊपर और कार्ल मार्क्स के ऊपर। अब ये शब्दावली आती है, आप चाहो तो एक शब्दावली याद कर लो, ये वाली विचारधारात्मक हासवाद, इंग्लिश में कहते हैं ना आइडियोलॉजिकल रिडक्शनलिज्म। अब ये कहता है कि आइडियोलॉजी जिम्मेवार है राजनीतिक सिद्धांतों के लिए। हम तो ये पता करें कि आखिर क्यों विचारधाराएं गला घोट देती है का राजनीतिक सिद्धांतों का। विचारधाराएं दरअसल हमें कुछ ऐसे विचार बताती हैं
कि आप उन विचारों से बाहर जा नहीं सकते। विचारधारा आपको अपने साथ बांध के रखती है। नए विचार तब पैदा होते हैं जब आप बंधन रहित होते हैं। जब विचारधाराएं आपको कहां बांधती है? बंधन। विचारधाराएं बंद समाज का निर्माण करती है। और सिद्धांत कब पनपते हैं? जब समाज क्या हो? खुला। क्या चीन में शी जिनपिंग की विचारधारा के अलावा कोई सिद्धांत पनप सकता है क्या? नहीं। क्या स्टालिन की जो विचारधारा थी, साम्यवादी विचारधारा, उसके खिलाफ कोई सिद्धांत पैदा हो सकता था क्या? नहीं हो सकता। नाजीवादी और फांसीवादी विचारधारा के खिलाफ कोई सिद्धांत पैदा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपने कोई नया सिद्धांत पैदा करने की कोशिश की तो यह लोग आपको मार देंगे। तो ऐसे बंद समाज का निर्माण करती है कौन? अब आप बताएं कि हम हबसी क्यों हो जाते हैं जब मुद्दा आता है विचारधाराओं का। तब एक तरफ ना रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोग हो जाते हैं और भगवा पहन लेते हैं, दूसरी तरफ है और भी कट्टर लोग होके हरा चोला पहन लेते हैं, कुछ मध्य मार्गी से हो जाते हैं और आपस में लड़ते हैं। क्योंकि वो गुलाम किसके हैं? विचारधाराओं के गुलाम। तो विचारधारा ना बहुत खतरनाक होती है, ये हमें आपस में लड़ाती है। आप कभी भी देख लेना, भाई मुझे नहीं पता, भाई महिलाएं इस पे कम बहस करती है कि उनके पास मुद्दे बहुत होते हैं, पुरुषों के पास गिनती के कुछ ही मुद्दे होते हैं। देखो इनके पास मुद्दा होता है क्राइम का मुद्दा, तो किसने किसको पीटा, ये इनका प्रिय सगल और विषय होता है। दूसरा विषय होता है महिलाओं की चर्चा करना। ठीक है, ये तो महिलाएं भी करती है, वो पुरुषों की चर्चा, इस मुद्दे को छोड़ देते हैं। दूसरा इनकी मुख्य चर्चा का विषय होता है राजनीतिक पार्टियां, उनके नेता और जातियों का इनके ऊपर प्रभाव। ये बहुत ही बहस करते हैं पुरुष, और फिर लड़ाई कर लेते हैं, बोतलें फेंक देते हैं, दस्त नहीं पिएंगे तेरे साथ, तो फलाना है, ऐसे कर देते हैं। दरअसल ये गुलाम किसके हैं? विचारधाराएं आपको मानसिक रूप से मुक्त करती है, गुलाम करती है। आप रूढ़िवादी हैं तो बताओ आप उदारवादी विचारधारा स्वीकार कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर आप मार्क्सवादी हैं तो क्या आप पूंजीवाद को स्वीकार करेंगे क्या? नहीं स्वीकार करें। पूंजीपति को देखते हो आपके मन में क्या हाल है, इसे आग सी लगेगी, जिसको गला घोंट दे। तो गला घोंटना खुले समाज का प्रतीक है, बंद समाज का। बंद समाज का विचारधाराएं आपके विचारों पे कब्जा कर लेती है, और जो कब्जा है वो बंद समाज का निर्माण करता है। तो आइडियोलॉजिकल सिद्धांतों का, विचारधाराएं सिद्धांतों का क्या करती है? हास। क्योंकि विचारधाराएं बंद समाज का निर्माण करती है, आपके दिमाग पर कब्जा करती है। जब सिद्धांत वहां पनपते हैं जहां समाज क्या होते हैं? खुले होते हैं, वहां सिद्धांत पनपते हैं। तो अब ये कहता है कि दरअसल ये कौन कौन सी विचारधाराएं और कौन कौन से विचारक है? ये कहता है दो ही विचारधाराएं हैं, एक प्रत्यक्षवाद और एक है मार्क्सवाद। दो विचारधाराओं को दोषी ठहराता है। ऐसी दो विचारधाराएं हैं, एक है प्रत्यक्षवाद और एक है मार्क्सवाद। फिर क्वेश्चन तैयार हो गया। अब फिर देखते हैं, एक बड़ा ये मजेदार चीज बोलता है कि राजनीति विज्ञान है क्या? राजनीति विज्ञान वास्तविक अर्थों में ये बोलता है क्या है? आलोचनात्मक शास्त्र। देखिए इसकी बात सुनना, बहुत ये मजेदार बात। आलोचनात्मक शास्त्र राजनीति विज्ञान। फिर ये कहता है राजनीतिक विचारक वो होता है जो कैसा होता है? सुकरात जैसा होता है, जो सत्ताधारी के प्रति क्या बोलता है? सत्य बोलता है, वो होता है वास्तविक राजनीतिक विचारक। फिर ये कहता है राजनीति विज्ञान है क्या? तो ये कहता है अन्वेषण की कला है। अन्वेषण क्या होता है? नई नई चीजों को खोजने की कला है। अब आ गई है राजनीतिक विचारधाराएं। राजनीतिक विचारधाराएं आते ही क्या समाप्त हो जाती है? आलोचना। इस देश में जैसे जैसे रूढ़िवाद और दक्षिण पंथ हावी होता जाएगा, बताओ क्या किस चीज का गला घोटा जाएगा? आलोचनाओं का। कोई भी आलोचना कहते सीधा आरोप लगा दिया जाता है कि ये राष्ट्रद्रोह का प्रतीक है ना। यहां व्यक्तिद्रोह भी क्या बन जाता है? राष्ट्रद्रोह बन जाता है ना। तो आप किसी भी विचारधारा की अगर आलोचना करोगे तो आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। तो बंद समाजों का निर्माण है। आप क्या स्टालिन के यहाँ साम्यवाद की आलोचना कर सकते हैं क्या? क्या नाजीवादी विचारधारा की आलोचना आप जर्मनी में रहकर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो जबकि राजनीति विज्ञान वास्तव में क्या है? आलोचना शास्त्र है। हमें क्या बनना होता है राजनीति सिद्धांत बनाने के लिए? सुकरात बनना होता है, ताकि हम सत्ताधारी के प्रति क्या बोले?
सत्य बोले। बताओ कोई हिम्मत करता है क्या? नहीं। हम तो किसकी कोशिश करते हैं? जय हो जय हो। हमारी पहली कोशिश ये है कि जय हो करके अपना क्या निकाल लें? काम निकालें। सत्य नहीं बोलेंगे। ऐसी ऐसी उनके आंखों के आगे चादर डालेंगे हम नेताओं के आगे कि पूछो मत आप। तो सत्य बोलते अपने पता नेता नाराज हो जाएगा, तो ऐसा काम ही क्यों करें? काय की कला है राजनीति। वहां सीधा है, बहुत ही फेमस भी भाषा है कि राजनीति विज्ञान काय की कला है। दांते जर्मनी कहता है नई नई चीजों को खोजने की कला है। क्या विचारधाराएं आपको ये करने देती है क्या? नहीं। न तो ये आपको आलोचना करने देती है, ये कहता है मेरी प्रशंसा करो, न आपको सुकरात बनने देती है, और न ही आपको नए नए अन्वेषण, क्योंकि बंद समाज का निर्माण करती है विचारधाराएं। कौन कौन सी दो विचारधाराएं? प्रत्यक्षवाद और मार्क्सवाद। फिर ये कहता है कि 3 आदमी हैं जो इनके लिए जिम्मेवार है, वो बड़े जोरदार है। कौन कौन जिम्मेवार है इनके लिए? तो वो कहता है ऐसे 3 व्यक्ति हैं जो जिम्मेवार है। हमने 2 विचारधाराएं देखी, बताओ कौन कौन सी? हाँ, हमने एक विचारधारा देखी, ये क्वेश्चन आता है प्रत्यक्षवाद, और दूसरा मार्क्सवाद। फिर ये कहता है 3 व्यक्ति जिम्मेवार है इसके लिए। ये कहता है एक व्यक्ति है देशुदय ट्रेसी, डी ट्रेसी या दे ट्रेसी, ये फ्रांस का शब्द है देशुदय ट्रेसी। दूसरा एक फ्रांसीसी व्यक्ति और है अगस्ट कोम्टे, और तीसरा व्यक्ति है कार्ल मार्क्स। आज देखिए 15-20 मिनट, आधा घंटा ज्यादा लग जाएगा इस टॉपिक को पूरा करेंगे। मजेदार टॉपिक है। देशुदय ट्रेसी, काम्टे और कार्ल मार्क्स। ये देशुदय ट्रेसी फ्रांस का है, अगस्ट कोम्टे फ्रांस का, कार्ल मार्क्स पता नहीं कहां का है, जर्मनी का था, मेरा ब्रिटेन में था। देशुदय ट्रेसी बहुत बार आपके तब आता है जब ये कहा जाता है कि बताओ विचारधारा शब्द देन किसकी है? ये जो हम क्लब से करें ना आइडियोलॉजी, ये किसका दिया हुआ है? देशुदय ट्रेसी का। ये 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य ये वो था, वहां भाग लेने वाला व्यक्ति था। इसने दिया है आइडियोलॉजी शब्द, और फिर ये बोला कि इस आइडियोलॉजी शब्द का तात्पर्य क्या है? ये बोला इसका तात्पर्य है विचारों का विज्ञान। चलिए, अब यहां से मुद्दा शुरू हो गया। इसका मतलब आप विचारों का क्या तैयार कर सकते हैं? विज्ञान। विज्ञान के नियम क्या होते हैं बताओ? बदलते हैं या नहीं बदलते? शाश्वत होते हैं। इसका मतलब आप राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में ऐसे विचार पैदा कर सकते हैं जो शाश्वत हो। अब जब आपने ऐसे विचार पैदा कर दिए जो शाश्वत है, तो बताओ बदलाव होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आपने विचारों का क्या पैदा कर दिया? विज्ञान के नियम निरपेक्ष होते हैं, शाश्वत होते हैं, जो बदलते अब सिद्धांत का प्रकट होते हैं। जब परिवर्तन होता है, नई नई चीजें आती है, तो सिद्धांत आते हैं। आपने कहा नियम तो विज्ञान बना देंगे, तो विज्ञान बना दोगे तो आप चीजों को मान दोगे, बदलाव स्वीकार नहीं करोगे। तो ये है देशुदय ट्रेसी जो एक व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति है अगस्ट काम्टे। काम्टे क्या कहता है? अगस्ट काम्टे कहता है कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? तथ्य। और क्या जरूरी है? अनुभववाद। तथ्य, अनुभव जरूरी है, तो इसने किसको धकेल दिया? मूल्यों को धकेल दिया। तो इसने कौन सी विचारधारा पैदा की? प्रत्यक्षवाद पैदा की। प्रत्यक्षवाद बताओ किस ओर लेके जाता है? तथ्यों की ओर, विज्ञान की ओर लेके जाता है। विज्ञान की ओर जाते ही और कोई नियम है वो शाश्वत हो जाता है, फिर उसमें बदलाव संभव है नहीं है। जब सिद्धांत कब पैदा होते हैं? जब समाज खुले हो, उनमें क्या करना हो? बदलाव करना हो। इसी प्रत्यक्षवाद से फिर क्या निकला? तार्किक प्रत्यक्षवाद। और इसी तार्किक प्रत्यक्षवाद से व्यवहारवाद निकला। तो व्यवहारवाद हम कहते हैं यथास्थिति को बढ़ावा देता है। एक तरफ व्यवहारवाद है जो यथास्थितिवाद को बढ़ावा दे रहा है, और दूसरी तरफ राजनीतिक सिद्धांत है जो किसको बढ़ावा देते हैं? परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। तो व्यवहारवाद और प्रत्यक्षवाद और तार्किक प्रत्यक्षवाद यथास्थितिवादी है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत परिवर्तनवादी है।
तो ये राजनीतिक सिद्धांतों का क्या कर देते हैं, पतन। अभी बड़ी जोरदार बात कहता है, ये जो कामटे है ना, ये विज्ञान में वैज्ञानिक मसीहावाद है। ये वैज्ञानिकों का क्या है, ये मसीहा है। ये वैज्ञानिकों का ईसा मसीह, ये मान लो आप, वैज्ञानिक मसीहावाद पैदा करता है। वैज्ञानिक मसीहावाद का तात्पर्य क्या है, ये सारे जो है ना सोशल साइंस के सब्जेक्ट, उन विचारकों से कह रहा है कि तुम अपने विज्ञान में क्या घुसाओ, तो उन सब का क्या बना हुआ है, ये मसीहा, उनका ईश्वर बना हुआ है। व्यवहारवादियों का ईश्वर कौन है बताओ, यही है कामटे। कामटे ने तो पहली बार कहा था कि हमें समाज विज्ञानों को किस ओर लेके जाना है, प्राकृतिक विज्ञानों को ले। फिर उससे तरफ तार्किक प्रत्यक्षवाद पैदा हुआ, फिर उससे भाषा शास्त्र आया, फिर आया। तो बताओ इनका मूल प्रेरक, मूल मसीहा कौन है? तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के लिए अगस्ट कोम्टे को वैज्ञानिक मसीहावाद का प्रेरक बोलता है? दांते जर्मिनो। तो वैज्ञानिक मसीहावाद का प्रेरक दांते जर्मिनो किसको बोलता है? अगस्ट कोम्टे को। और फिर कहता है जो रही सही कसर थी वो किसने पूरी कर दी? कार्ल मार्क्स ने पूरी कर दी। कार्ल मार्क्स ने कहा कि मैंने नियमों की वैज्ञानिक व्याख्या कर दी है। अब आप कार्ल मार्क्स ने जो समाजवाद और इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या की है, आप उसमें बदलाव कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि उसे कैसी व्याख्या हुई है? अब उसने जो व्याख्या कर दी वो अंतिम व्याख्या है, आप उसमें परिवर्तन है। आप बताओ इतिहास के नए चरण बताओ, आदिम साम्यवाद, फिर आया दास समाज, फिर आया सामंती समाज। आप नई व्याख्या करो, नई व्याख्या कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने अंतिम व्याख्या कर दी है, मैंने तो वैज्ञानिक नियम बना दिया है कि समाज ऐसे ही बदला था। तो ये कहता है भारी गड़बड़ किसने कर दी? कार्ल मार्क्स ने। तो मार्क्सवाद एक सिद्धांत नहीं है बल्कि एक विचारधारा है। बहुत बार ये पूछा जाता है कि मार्क्सवाद क्या है? एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक विचारधारा है। ये किसका कहा है? दांते जर्मिनो। अब आपके बिल्कुल मुद्दा क्लियर है। दांते जर्मिनो पुस्तक है बियॉन्ड आइडियोलॉजी। अगर आपको राजनीतिक सिद्धांतों का उत्थान देखना है तो किससे दूर जाना होगा? क्योंकि आइडियोलॉजी तो इनका क्या करती है? पतन करती। कौन सा ऐसा विचारक है जो विचारधाराओं को राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का कारक मानता है? दांते जर्मिनो। फिर इसका ये शब्द है आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म। कौन सी दो विचारधाराएं? प्रत्यक्षवाद और मार्क्सवाद। कितने विचारक? कौन कौन से? डेसुदा ट्रेसी जिसने विचारधारा शब्द गढ़ा, फिर अगस्ट कोम्टे का प्रत्यक्षवाद और कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद। ये हो गए पतन के जिम्मेवार। ये कहता है कि अगर हम किससे दूर जाएं, आइडियोलॉजी से दूर जाएं, तो हम देखेंगे कि क्या हो रहा है? रिवाइवल हो रहा है। तो कल हम जैसे ही आएंगे तो हम आइडियोलॉजी से रुक जाओ आइडियोलॉजी से क्या जाएंगे? दूर जाएंगे। और राजनीतिक सिद्धांतों का हम क्या देखेंगे? उत्थान देखेंगे। आज मैं आपको एक बार आपको रटा के भेजूंगा। आज ऐसे नहीं जाने दूंगा, 5 मिनट और बैठे हो ना भाई। आज कल वाली कसर पूरी तो करनी है। कल आप गालियां दे रहे थे, आज भी गालियां दोगे मुझे पता है। तो मेरे हिस्से में चूंकि गालियां ही आने तो सिखा के तो भेजूं। आ जाओ। शुरुआत कहां से की थी? राजनीतिक सिद्धांतों के 5 मिनट में सारा दोहरा देगा, याद भी हो जाएगा। पतन से की थी। पतन का तात्पर्य किसका पतन है? परंपरागत राजनीतिक मूल्यों का पतन है। कौन सी बौद्धिक प्रवृत्तियां जिम्मेवार है? प्रत्यक्षवाद, तार्किक प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद और भाषा शास्त्र। इनके कौन थे वो हमने देख लिया। पतन के समर्थक कौन कौन है? डेविड ईस्टर, अल्फ्रेड दो पे रुक जाओ एक बार। ईस्टर ने कुछ कारण बताए पतन के। मुख्य कारण इतिहासवाद, नैतिक अति तथ्यवाद, मूल्यात्मकता, नए सिद्धांत निर्माण, विज्ञान और सिद्धांत में आपसी गलफत है। हम समझ लेंगे इनको, ये गड़बड़ है। हो गया। तथ्यों की निष्प्रयोजकता और सिद्धांतों का कुपोषण, ये कुछ शब्दावली थी। अनगढ़ अनुभववाद। फिर हमने कुछ इतिहासवादियों की चर्चा की जो संस्थावादी थे, जो अंतःक्रियावादी थे, जो भौतिकतावादी थे, जो मूल्यवादी थे। हमें
भौतिकतावादी याद है, डनिंग और सेबार्ट। नैतिक सापेक्षतावाद का आरोप किस पे लगा? डेविड ह्यूम के ऊपर और मैक्सवेल। अति तथ्यवाद का लॉर्ड जेम्स ब्राइस के ऊपर लगा। अब हम अल्फ्रेड कोपा के पास चलते हैं, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इतिहासवाद तो एक कारण है ही है, पर इतिहासवाद में आदमी बदल गए। बताओ कौन आगे? हेगल और कार्ल मार्क्स आगे। आगे चलते हैं, नौकरशाही है और राजनीतिक दल है, लोकतंत्र है, विज्ञानवाद या व्यवहारवाद है, और मूल्यों से इसका पृथक होना किसका? व्यवहार से, राजनीति सिद्धांतों का। ये कुछ कारण थे। फिर हम आगे कि इनकी क्या हो चुकी है, कौन कौन कह रहे हैं? डेहल और डेहल और लोसलेट कह रहे हैं। ये डॉग हाउस में चला गया। अंत में चलते हैं और एक मजेदार चर्चा करते हैं, दांते जर्मिनो। एक पुस्तक इसकी बड़ी फेमस है, बियॉन्ड आइडियोलॉजी, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। विचारधारा से दूर जाओ, राजनीतिक सिद्धांतों का उत्थान हो जाएगा। तो पतन क्यों हुआ? राजनीति के नजदीक है ना, आइडियोलॉजी पतन का मूल कारण है। तो इससे एक शब्द पैदा हुआ, क्या? विचारधारात्मक अपचयनवाद या विचारधारात्मक हास। विचारधाराएं हास करती है, पतन करती है, बर्बाद करती है किसको? राजनीतिक सिद्धांत। कौन सी विचारधाराएं? प्रत्यक्षवाद और मार्क्सवाद। कितने व्यक्ति? 3। कौन कौन से? कॉम्टे और कार्ल मार्क्स। अब गड़बड़ हो गई एक, ओ ये मेरे से पहले तो मैं गड़बड़ आप सब ऑनलाइन वालों को नहीं बताऊं क्या गड़बड़ हुई है। ठीक है, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम थोड़ी सी बची हुई चर्चा है उसके ऊपर करेंगे। कल हम राजनीतिक सिद्धांतों का उत्थान करेंगे। तो आपने मनोयोग पूर्वक सुना। कक्षा लंबी हो गई है तो आप बिल्कुल झपकी ले लें, ऑनलाइन वाले आपकी सुविधा है, आप मोबाइल बंद भी कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।